जैसे सियासी समीकरण उन्हें समझ आते गए, वैसे वैसे भारत रत्न के लिए लोगों के नाम उन्हें याद आते गए। अपनी बात का खुलासा आगे करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको आज की बड़ी खबर जो है एक बार फिर से याद दिला दूं कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और अर्थशास्त्री एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इससे पहले 24 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और फिर 3 फरवरी को पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान मोदी ने किया था। एक साल में 5 भारत रत्न देकर मोदी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। हालांकि गृह मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक एक साल में अधिकतम 3 लोगों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। गृह मंत्रालय का जो चार्ट है, जो ये देखिए जरा, ये जरूर आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसमें भारत रत्न के बारे में तमाम बातें लिखी गई हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो आगे आप देखेंगे वो है कि थोड़ा और आगे जब आएगा तो वार्षिक पुरस्कारों की संख्या एक वर्ष विशेष में अधिकतम 3 तक सीमित है। ये 2 लाइन के बाद में आप देखेंगे। तो ये है कि एक साल में आप 3 से ज्यादा भारत रत्न नहीं दे सकते हैं। यहां पे आप इन जो पूरा का पूरा भारत रत्न के जो नियमावली जो इसकी है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। तो अधिकतम 3 लोगों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। भारत रत्न को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति देते हैं, मगर जैसे ट्रेनों की हरी झंडी दिखाने का जिम्मा अब मोदी के कंधों पर है, वैसे ही भारत रत्न की घोषणा भी, इसकी भी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही उठा ली है। आखिर 18 घंटे के काम में ऐसी जरूरी चीजें ही तो शामिल है दोस्तों। खैर, जिन लोगों को भारत रत्नों की घोषणा आज की गई है, उन सब ने निश्चित तौर पर भारत को आगे ले जाने में अपना योगदान दिया है। लेकिन गौर फरमाने वाली बात यहां यह है कि मोदी को उनके योगदान अपने शासन के 10वें साल में जाकर क्यों समझ आए। उनकी पीएम की कुर्सी अब 2-3 महीने के लिए ही है और एक बार फिर जनता के बीच सत्ता का आदेश प्राप्त करने के लिए मोदी को जाना पड़ेगा। जनता के बीच जाएंगे तो सवाल पूछे जाएंगे, और जो मुख्य सवाल है जरा आपके सामने रखना चाहता हूं। सवाल यह पूछे जाएंगे कि 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई, किसानों के एमएसपी का वादा पूरा क्यों नहीं हुआ, महंगाई क्यों बढ़ रही है, देश पर कर्ज क्यों बढ़ता जा रहा है, आप मणिपुर क्यों नहीं गए, क्या चीन से हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हो गई हैं, क्या बीजेपी जातिगत जनगणना कराएगी, क्या आरक्षण की सीमा बढ़ाएगी। ये तमाम सवाल हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव में जाएंगे तो उनसे पूछे जाएंगे, और इन सवालों के जवाब देने में मोदी सरकार को तकलीफ हो सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि लोगों की भावनाओं के साथ नए सिरे से खेला जाए। राम मंदिर का उद्घाटन करने के बाद भी मोदी लहर में कोई नया उफान नहीं आया, तो अब भारत रत्न का कार्ड मोदी चल रहे हैं। आप जानते हैं कि राहुल गांधी मोदी को लगातार ओबीसी के मुद्दे पर घेर रहे हैं। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा है कि दिन में 3 बार कपड़े बदलने वाले, 9 लाख रुपए का सूट पहनने वाले और 1.5 लाख की कलम से लिखने वाले मोदी जी के लिए ओबीसी का मतलब है ओनली बिजनेस क्लास। ये वंचितों के साथ न्याय कभी नहीं कर सकते। कागजी और चुनावी ओबीसी अपने दिन गिने, जातिगत गिनती हम कराएंगे। ये राहुल गांधी ये ट्वीट कर रहे हैं, आपके सामने ट्वीट है। इस ट्वीट में राहुल गांधी ने मोदी के भाषणों की पोल खोलते हुए उन्हें झूठा करार दिया है। आइए जरा इस वीडियो को भी देख लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। इसमें 2 बातें, एक तरफ देख लीजिए झूठ पर झूठ मोदी का और पर्दाफाश राहुल गांधी का। जरा इस वीडियो को भी सामने ले आइए। भाइयों बहनों, मैं अति पिछड़ी जात में पैदा हुआ। भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भाइयों और बहनों, मैं ओबीसी वर्ग का हूँ। जहाँ भी जाते थे मैं ओबीसी वर्ग का हूँ। कि अगर मेरे देश में सबसे बड़ी जाति कोई है तो एक ही है, वो जाति है गरीब। मोदी जी, अगर हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है और सिर्फ गरीब है, तो आप अपने आप को 24 घंटा ओबीसी क्यों कहते हो? मैं हैरान हूँ
उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत, मैं ओबीसी हूँ। नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने साल 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए। ये 24 घंटा हिंदुस्तान के पिछड़े लोगों से झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि जब राहुल गांधी ने मोदी पर झूठ बोलने का सीधा हमला बोला तो बीजेपी बचाव में उतर गई और उसने बताया कि मोदी को साल 2000 में नहीं बल्कि 27 अक्टूबर 1999 को ओबीसी श्रेणी में रखा गया था। बीजेपी ने कोशिश की थी कि राहुल को गलत साबित करें, लेकिन इस चक्कर में उसने राहुल की बात की पुष्टि कर दी। एक अखबार की कटिंग शेयर करते हुए राहुल गांधी ने कल इसके बाद जब बीजेपी के लोग हमलावर थे राहुल गांधी पर कि 2000 में नहीं 27 अक्टूबर 1999 को मोदी जी ओबीसी की श्रेणी में आए, तो राहुल गांधी ने इसको शेयर कर दिया। बीजेपी शेयर्स ट्रूथ, ये अबाउट पीएम मोदीज कास्ट, ये मिंट अखबार में कल भी आपने देखा होगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर अखबार की कटिंग को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने, आप देख लीजिए, लिखा है कि मोदी जी जन्म से ही नहीं बल्कि कागजी ओबीसी हैं। वो अपने जन्म के 5 दशक बाद तक ओबीसी नहीं थे। मेरे इस सच पर मुहर लगाने के लिए भाजपा का धन्यवाद, ये लिख रहे हैं राहुल गांधी। और इसके साथ साथ आपने देख लिया कि अखबार की कटिंग। तो दरअसल बीजेपी के लिए यह बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है क्योंकि वो मोदी को बचाने जाती है और खुद फंस जाती है। खुद मोदी भी इस वक्त चुनावी भवन में खुद को फंसा हुआ पा रहे हैं। उन्हें पता है कि राम मंदिर का कार्ड फेल हो चुका है और अब पुलवामा के बाद उठाई गई राष्ट्रवादी लहर को दोबारा चलाना मुश्किल है। ऊपर से राहुल गांधी ने 5 न्याय की बात करके पहले ही तगड़ी घेराबंदी कर ली है। इसलिए मोदी ने सबसे पहले सामाजिक न्याय का जवाब देने की कोशिश में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की और इसके बाद नीतीश कुमार को साथ भी ले लिया। हालांकि बिहार में अब जिस तरह जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के विधायकों को बोधगया शिफ्ट किया जा रहा है, उससे पता चलता है कि फ्लोर टेस्ट में इस बार सत्ता पलट। 12 तारीख को, आज से ठीक तीसरे दिन फ्लोर टेस्ट है बिहार में। वहां पर नीतीश कुमार को सत्ता पर काबिज रहने के लिए उस परीक्षा को पास करना है। उत्तर प्रदेश में भी आप देखिए कि जयंत चौधरी को साथ लाने की कोशिश बीजेपी ने की, लेकिन उसमें कहीं कोई झोल ना हो जाए, इसीलिए अब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का ऐलान किया गया है। जयंत चौधरी इससे गदगद हैं और कह रहे हैं कि अब किस मुंह से मना करूं। आइए जरा सुन लें जयंत चौधरी को। पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप जा रहे हैं उधर, तो कह रहे हैं अब किस मुंह से मना करूं। सुनिए जरा। और श्रेय सबको जाना चाहिए। सीट पाने की अब आप भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो, आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए, कोई कसर रहती है। आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। आज मैं किस मुंह से इनकार करूं, यानी कि यह साफ दिखाई दे रहा है कि यहां चौधरी चरण सिंह को जो भारत रत्न दिया गया है, यह एक डिमांड के तहत दिया गया है। क्या यह कहा जाए? बहुत दुखद पहलू यहां अगर इस बात को हम उजागर करें, क्योंकि इस बात की सत्यता, इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं खुद उनके पोते जयंत चौधरी। इस पर भी चर्चा करेंगे आगे दोस्तों। लेकिन साफ है कि जयंत चौधरी अगर उस खेमे में जा रहे हैं तो जयंत चौधरी का एक चवन्नी उछालने वाला आपने वो सुना होगा, वो बाइट भी, कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो इधर से उधर। जरा वो भी सुन लेते हैं, जरा चवन्नी पे क्या कह रहे हैं। ज्यादा पुरानी बात नहीं। उम्मीद कर रहे हैं मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा। तो मैं कोई चवन्नी हूं जो इधर उधर निकल जाऊंगा, पलट जाऊंगा। यानी अब साफ दिखाई दे रहा है कि इंडिया गठबंधन के एक और दल को बीजेपी ने तोड़ लिया है। मगर अखिलेश यादव ने आज विधानसभा में, वहां विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में, और उसी बजट सत्र के दौरान विधानसभा में ही आज अखिलेश यादव ने बता दिया है कि चौधरी चरण सिंह का सम्मान नेताजी ने ही किया था। आइए जरा सुन लें अखिलेश यादव को भी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको और आपके माध्यम से सभी किसानों को बधाई देना चाहता हूं।
कल खबर कुछ और थी, आज खबर इतनी अच्छी आई, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पूरा हाउस माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देता है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी की जो सेवाएं थी पूरे देश के लिए अतुलनीय थी। उनका सम्मान किसानों के लिए, क्रॉस पार्टी लाइन हम सब के लोगों के लिए, अधिकारों के लिए लड़े, और इसी विधानसभा के सामने नेताजी ने उनकी प्रतिमा लगवाई थी। और उस समय जो विरोध किए हुए बात अलग है, लेकिन हमें खुशी है इस बात की कि एक किसान नेता को भारत रत्न मिला है, और उनके साथ साथ और भी जो 2 लोगों को मिला है, नरसिम्हा राव जी को भी बधाई देता हूं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि अखिलेश यादव भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस के साथ वो खड़े हैं, और इसी बात से बीजेपी अब भी डरी हुई है। जिस तरह से अखिलेश यादव को बोलने से रोकने की कोशिश विधानसभा में हुई, अभी आप देख रहे थे, वो अभी आपने देखा, क्योंकि वो जब बोल रहे हैं उसी वक्त जरा अपना नंबर बढ़ाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष महोदय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करने लगे। ये अभी आपने सुना। खैर, जयंत चौधरी 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट लेकर शायद अपने पुरखों का सम्मान बचा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश के किसान ये देख रहे हैं कि इन्हीं चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह ने जब उनके सरकारी आवास को चौधरी चरण सिंह का स्मारक बनाने की मांग की थी, तो मोदी सरकार ने उनका सामान फिकवाकर उनका अपमान किया था। याद है ना, दिल्ली में खुद जयंत चौधरी बीजेपी की पुलिस की लाठी खा चुके हैं। पीवी नरसिम्हा राव का भी अपमान बीजेपी करती आई है। उन्हें बीजेपी मौनी बाबा कहती थी, लेकिन अब आंध्र प्रदेश में अपने नंबर बढ़ाने के लिए उन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के दौरान बने किसान आयोग में डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने किसान कल्याण के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें की थीं, लेकिन मोदी सरकार ने कभी उन सिफारिशों को लागू करने पर ध्यान नहीं दिया। और लालकृष्ण आडवाणी के बारे में क्या कहें दोस्तों, आज बीजेपी सत्ता के शिखर पर उन्हीं के कारण तो पहुंची है, लेकिन मोदी ने आडवाणी को पहले मार्गदर्शक मंडल में भेजा, फिर राम मंदिर के उद्घाटन में आने से रोक दिया। इसके बाद भारत रत्न देकर उनके लिए अपना सम्मान दिखाया। भारत रत्न के बहाने ये जो सियासी चक्रव्यूह मोदी ने रचा है, इसमें इंडिया गठबंधन को फंसाने की कोशिश साफ साफ दिखाई दे रही है। लेकिन क्या मोदी की ये कोशिश कामयाब होगी, या अपने बनाए जाल में खुद फंसेंगे मोदी? क्या जीत से दूर होती जा रही है बीजेपी? एक बड़ा सवाल है, जिस सवाल के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा हूं दोस्तों। आइए इसी पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं भारत रत्न की बात हम यहां कर रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहां भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर से लेकर और अब चौधरी चरण सिंह तक, MS स्वामीनाथन तक, पीवी नरसिम्हा राव तक, होम मिनिस्ट्री का जो भारत रत्न की होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर भारत रत्न की जो नियमावली है, वो भी आपके सामने हम रख चुके हैं। और उस नियमावली के अनुसार साल में सिर्फ 3 भारत रत्न आप दे सकते हैं, लेकिन ये 5वां है। उधर डिमांड आ रहा है मायावती जी से कि काशी राम को क्यों नहीं, उधर शिवसेना से डिमांड आ रहा है, और खासकर राज ठाकरे ने यह डिमांड रखा है कि आखिर बाला साहब को क्यों नहीं। ऐसे डिमांड और भी आएंगे, तो चलिए 20-25 दे दीजिए शायद, या जितने राज्य हैं उन राज्यों से 1-1 दे दीजिए, शायद आपका कल्याण हो जाए। लेकिन इसके बाद भी हम आज इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे कि आखिर जीत से कैसे दूर होती जा रही है बीजेपी। लोकसभा का चुनाव सामने, और इस चुनाव में जीत की बाजी पलट सकती है, कैसे पलट सकती है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं पंकज चतुर्वेदी जी। पंकज जी, आपका स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। दीपक जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु जी, आपका स्वागत है। कुछ देर में 2-1 साथी और जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय करवाऊंगा। और आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है, इस्तकबाल है इस कार्यक्रम में। सीधे आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, आपके पास पहली प्रतिक्रिया आपकी। दीपक जी, इस पूरे एपिसोड रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा है। कल आपने देखा श्वेत पत्र, आपने उससे पहले बहुत सारी चीजें हम लोग उस पर चर्चा कर चुके हैं, और आज भारत रत्न की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उधर जयंत चौधरी कह रहे हैं। 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। मोदी जी घोषणा करते हैं, जयंत चौधरी पत्रकारों को कहते हैं किस मुंह से मना करूं। क्या ये
भारत रत्न जैसा अवार्ड मांगने वाला अवार्ड है कि अगर आपने किसी को दे दिया तो आप कैसे मना करेंगे? या ये उनके दादाजी का, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री का ये सम्मान है, जो सम्मान बहुत पहले हो जाना चाहिए था? इस हिसाब से देखा जाए, अगर पोते साहब यानी जयंत चौधरी ये कहते कि ये सम्मान तो उनको देना ही चाहिए था, अभी तक नहीं मिला, तो वो अभी तक कहीं ना कहीं उनके साथ ज्यादती कर रहे थे, उनके साथ अच्छा नहीं कर रहे थे। लेकिन यहां तो कुछ और ही है। कैसे देखा जाए? जी, सबसे पहली बात तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, भारत रत्न जो है देश का सर्वोच्च अलंकरण है। इसको बहुत गंभीरता से और बहुत ही गरिमामय ढंग से दिया जाना चाहिए। लोगों के चुनाव बहुत सही ढंग से होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से भारत रत्न को भी अपनी राजनीति के साथ, सियासती दांव पेचों के साथ मोदी जी ने जो उसको शामिल कर दिया है, इससे बड़ा अपमान इस अलंकरण का भी नहीं हो सकता और जिन्हें दिया जा रहा है उनका भी नहीं हो सकता। एक तरह से वो ये बता रहे हैं कि देखिए, मैं आपके पूरे परिवार पर एक अलंकरण देके मैं खरीद सकता हूं। और ये उन लोगों को भी सोचना चाहिए जिनके चाहे पोते हो, पड़पोते हो, जिनके परिवार के लोग आज जीवित हैं, उन्हें तो मना कर देना चाहिए। देखिए, चौधरी चरण सिंह की एक बार सभा में, आपको याद होगा कि चौधरी चरण सिंह जनसंघ के ही सहयोग से प्रधानमंत्री बने थे। उस समय हुआ यह था कि कुछ जगह पर उनकी, जब उत्तर प्रदेश में कुछ जगह पे जब वो सभाएं कर रहे थे, तो उसमें जनसंघ और आरएसएस के लोगों ने खूब हो हल्ला मचाया था। तब उन्होंने भड़क कर कहा था कि देश भर में मैं आपकी कहीं भी सभाएं नहीं होने दूंगा। इसका मतलब यह है कि जो भी आपके साथ इस तरीके का बर्ताव करता है, लेकिन आपकी सियासती मजबूरियां इतनी जबरदस्त है और आप उसके लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं कि आप उन्हें ही सम्मान देने जा रहे हैं। पीवी नरसिंह राव को इसलिए देना चाहते हैं कि इस तरीके से वो दिखाना चाहते हैं कांग्रेस को कि देखिए, जो आपके परिवार का नहीं है, जिसका जो पहला परिवार जो हम देश का कहते हैं, या आपका जो संगठन है, इसका जो सबसे बड़ा आपका जो नेतृत्व करने वाला नेहरू परिवार है, गांधी परिवार है, इसके इतर जो भी होगा हम उसको पुरस्कार देंगे। आप याद कीजिए, प्रणब मुखर्जी को भी इन्होंने एक तरह से ये किया था, सब भारत रत्न का पुरस्कार दिया है। तो एमएस स्वामीनाथन, जिनकी सिफारिशों को आपको लागू करना चाहिए, वो तो आप कर नहीं रहे हैं। उसके लिए किसानों के ऊपर आप लाठीचार्ज करते हैं, सब कुछ होता है। वो जो 2004 में जो एमएस स्वामीनाथन कमेटी बनी थी, उसकी सिफारिशों के ही अनुसार आप देखिए, उन्हीं की मांगों को लेकर ही आज इस समय जो है वो सारे के सारे किसान जो है वो आंदोलनरत हैं। अगर आपके मन में स्वामीनाथन के प्रति इतना ही सम्मान है, तो आप उसको इन्हें वो दीजिए, उनकी मांगों को पूरा कीजिए। लेकिन ये सब नहीं होता। आप अभी मोदी सरकार के समय से जितने भी लोगों को दिया गया है, वो सारे के सारे पुरस्कार जो है इसी श्रेणी में आ रहे हैं। मेरा यह कहना है कि आप अलंकरण का भी स्तर गिरा रहे हैं और जिन लोगों को दे रहे हैं उनका भी एक तरह से अपमान ही कर रहे हैं। अब ऐसा ये पहली बार भी हो रहा है, जिसका जिक्र आपने किया कि एक साल में 3 बार का नियम नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि मोदी जी को नियमों और कायदों की कोई परवाह ही नहीं है। आप जिस हिसाब से थोक के हिसाब से भारत रत्न बांट रहे हैं, ये क्या इस प्रकार से भारत रत्न कहा जाए तो पूरे देश का रत्न है, प्रथम पुरुष। अगर आप इतने लोगों को इस खैरात की तरफ बांटेंगे तो कैसे होगा? आपने अभी देखिए, जिस प्रकार से हम सब जानते हैं कि ठाकरे परिवार की भी मांग है कि बाल साहब ठाकरे को भी दिया जाए। बहुत सारे लोगों की बात बार बार होते रहती है। अगर आप इस राजनीतिक स्तर पे आ चुके हैं, तो इसका मतलब है कि आप बहुत ही असुरक्षित हैं, आप बहुत ही ज्यादा इस समय घबराए हुए हैं और आप इन जो राष्ट्रीय हमारे पुरस्कार है उनका इस तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां तक जयंत चौधरी की बात है, उन्हें बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहिए कि वो हाँ कि ठीक है, इस अलंकरण से मैं खुश हूं और मैं भारतीय जनता के पार्टी के पास जा रहा हूं, एनडीए में शामिल हो रहा हूं। आप उसको छुपा भी रहे हैं, आप बता भी नहीं रहे हैं। मेरा कहना है कि मैं इस तरीके की तमाम तरह की जो भी लोग चालबाजियां करते हैं, छुपा छिपी खेलते हैं, वो गलत है। नीतीश कुमार के बारे में भी हमारा यही कहना था कि अगर आप जाना चाहते हैं एनडीए के पास तो जाइए ना। आप 1-2 दिन पहले तक आपके नेता सारे कह रहे थे हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। ये कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन असली बात है कि क्या इसका लाभ मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये गिमिक्स जो है, शायद मोदी शुरुआत में आते शुरू में कुछ कर देते तो लोग कहते हाँ ये सम्मान है, लेकिन अब लोग समझ रहे हैं कि आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए, उनकी जरूरतों के लिए इस तरीके के सम्मान दे रहे हैं। अब ये लोगों के ऊपर निर्भर करेगा, वो जज करें। स्वयं सारे जाट लोग एक तरह से उन्हें निर्णय करना है कि अगर चौधरी चरण सिंह को एक पुरस्कार देने से ही क्या पूरे के पूरे जाट समुदाय को आप हाँक के ले जाएंगे? क्या सारे किसानों को आप
हाँक के ले जाएंगे भारतीय बिल्कुल, जनता पार्टी के बिल्कुल, पास, बिल्कुल, दीपक जी, ये जनता पे निर्भर करेगा। बिल्कुल। जी आता हूं आपके पास, आता हूं, बहुत सारी बातें अभी करनी है। जरा आता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, कैसे देखा जाए, यहां सिर्फ मामला जयंत चौधरी या चौधरी चरण सिंह का नहीं, हम चर्चा भी उस पर नहीं करना चाहते हैं। चर्चा यह है कि मोदी सरकार लगातार अभी तीन देना है कि 5 देना है कि 20 देना है, जितने देना है आप दे दीजिए, लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या यहां चुनाव जो है आने वाले समय में इन पुरस्कारों से सुरक्षित है बीजेपी के लिहाज से? राजीव जी, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है कि पुरस्कार देने से कोई हवा पलट गई हो। जी, और नहीं, बस एक पैरेलल आवाज आ रही है, जरा मैं अपने प्रोडक्शन टीम को बोल रहा हूं कि पैरेलल इंग्लिश में कोई आवाज आ रही है, चेक करें। जी प्रशांत जी। जी, तो ऐसा कोई रिकॉर्ड दिखता नहीं है राजीव जी कि किसी को पुरस्कार दिए गए हो, पुरस्कार के बाद जो है वो चुनावी जीत और हार में कन्वर्ट हो गया हो, ऐसा कुछ दिखता नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो भी पार्टी सत्ता में होती है वो अपने विचारधारा के हिसाब से पुरस्कारों का चयन करती है, इसमें कोई, ये तो पिछला भी हमने देखा है। और कभी कभी बहुत न्यूट्रल लोगों को मिलता है, जैसे सचिन तेंदुलकर को कांग्रेस ने दे दिया, उसकी आलोचना भी होती है, लेकिन सचिन तेंदुलकर गैर राजनीतिक व्यक्ति थे, तमाम सारे गैर राजनीतिक व्यक्तियों को मिला, पीछे भी जो संगीतकार थे या साहित्य में बड़ा नाम करने वाले लोग थे उनको मिला। जी। अब लगातार आप पॉलिटिशियंस को दे रहे हैं और उसको भी भारत रत्न जैसा जो हाईएस्ट अवार्ड है, सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च सम्मान है, उसको अगर आप राजनीतिक सौदेबाजी का बना रहे हैं जरिया कि जहाँ ईडी काम नहीं कर पा रहा है वहाँ आप पुरस्कार दे दो, जी, तो उसकी गरिमा कम होती है, पुरस्कार लेने वाले की भी गरिमा कम होती है, जिनके नाम में पुरस्कार दिए जा रहे हैं उनकी भी गरिमा कम होती है। सामान्य स्थिति में अगर दिया होता तो आज हम चौधरी चरण सिंह के तमाम सारे उपलब्धियों को, उनके जीवन के तमाम आयामों को हम डिस्कस कर रहे होते। जी। दूसरी बात राजीव जी, मुझे याद आता है कि कैसे पुरस्कारों का जो है वो गरिमा कम होती है। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश में यश भारती नाम का एक पुरस्कार शुरू किया, जो उत्तर प्रदेश का हाईएस्ट अवार्ड था। जी। तो वो पुरस्कार अमिताभ बच्चन को मिला, जया बच्चन को मिला और अभिषेक बच्चन को भी मिला बाद में। जी। और फिर लगभग 200 लोगों को मिला। तो अब उसका मजाक उड़ गया। तो बड़ा कहने में तकलीफ होती है राजीव जी कि सर्वोच्च जो सम्मान है उसको अगर उस पर कार्टून बनने लग जाएं, उस पर मीम्स बनने लग जाएं, उस पर व्यंग्यकार टिप्पणियां करने लग जाएं, तो ये सर्वोच्च, ये भारत की अस्मिता के साथ भी खिलवाड़ है। जिसका दोष मैं मोदी जी को दूंगा, मैं उनको बिल्कुल नहीं दूंगा जो इसका मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि काम ही ऐसा हुआ है। और अब देखिए कि जिस तरीके से आप डिमांड आ रही है काशीराम जी के लिए, डिमांड आ रही है सावरकर के लिए, डिमांड आ रही है बाल ठाकरे के लिए, अभी दक्षिण भारत से भी डिमांड आने लगेगी। तो ये एक राजनीतिक दांवपेच का जरिया बना देना उसको उचित नहीं है। दूसरी बात जो की है, तो राजनीतिक चर्चा भी इसमें जरूरी है। और अभी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ राजीव जी, मैं कई बार यहाँ पे कह चुका हूँ कि नरेंद्र मोदी जी चुनाव को 2 बड़े मुद्दों को लेकर चले थे। याद होगा कि G20 के वक्त भी जो बीजेपी समर्थित टिप्पणीकार हैं या कॉलम में लिखने वाले हैं, वो कह रहे थे कि G20 चुनाव को पलट देगा, विश्व गुरु की इमेज। तब भी मैंने कहा था कि देखिए वो सस्टेन नहीं कर पाएगा और वो उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, जनता के बीच संदेश नहीं जा पाएगा। उसके बाद इन्होंने राम मंदिर पे पूरा दांव लगा दिया। राम मंदिर, आप याद कीजिए कि नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा और राज्यसभा के दोनों भाषणों में राम मंदिर का जिक्र नहीं किया। तो अब राम मंदिर से भी उनको वो अपेक्षा नहीं है
कि वो चुनाव में एक पुलवामा या बालाकोट जैसी कोई एक लहर पैदा कर देगा। तो तमाम तरीके के प्रयोग हो रहे हैं। भारत रत्न भी उन्हीं प्रयोग में से एक है, और अभी आने वाले 10-15 दिन में आप देखिएगा बहुत सारे प्रयोग होंगे जी। और सबसे बड़ा जो प्रयोग करने जा रहे थे वहां गड़बड़ हो गया, झारखंड, वो बिल्कुल बैकफायर कर गया। और अगर बिहार में भी वैसा ही कुछ हो गया तो आप देखिए कि पता नहीं कितना क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से पुरस्कार देने पड़ेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा, वो तो अभी हम लोग आगे देखेंगे। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले समय में बहुत कुछ, क्योंकि अभी 2 महीने का वक्त है चुनाव होने में, और उससे पहले बहुत सारे प्रयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। उनका नाम पूरे के पूरे यहां इसलिए ले रहा हूं क्योंकि घोषणा उन्हीं के जरिए किया जा रहा है। ट्विटर पे या एक्स कह लें आज की तारीख में, उस पर लगातार घोषणा पे घोषणा हरी झंडी की तरह करते हुए नजर आ रहे हैं मोदी जी। और अभी आपने 2 बार उनका भाषण भी सुन लिया, कल भी उनका भाषण है, कहा जा रहा है कि संसद में वो भाषण देंगे, और वो भी श्वेत पत्र पर, यानी व्हाइट पेपर जो लेके आए हैं यूपीए सरकार के समय, मनमोहन सिंह की सरकार के समय का। लेकिन क्या इन तमाम चीजों को अगर सामने रखा जाए तो ये मोदी जी के लिए आने वाले चुनाव को आसान बना रहे हैं? कि उनका जो कहना है कि 370 हम तो खुद लेके आ रहे हैं और 400 के पार हमारा गठबंधन लेके आ रहा है, क्या इसमें दम दिखाई देता है? जरा इन सवालों के साथ आना चाहता हूं पंकज चतुर्वेदी जी आपके पास, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील शुक्ला जी, आपका स्वागत करता हूं और बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंकज जी, आपसे जरा समझो कि क्या इन हथकंडों के साथ, इन तमाम कोशिशों के साथ जीत जो है वो आसान होती जा रही है बीजेपी की, या कहीं ना कहीं दूर है और भी दूर होते जा रहे हैं, इसलिए कुछ ना कुछ नए नए प्रयोग? और ये साल 2024 का है, 2019 नहीं है, पुलवामा नहीं है, राष्ट्रवाद की आंधी नहीं है। देखिए, जो मेरा आकलन है, भारत रत्न सम्मान जिस तरीके से दिए जा रहे हैं उसका केवल एकमात्र कारण है कि रोज एक ऐसा इवेंट बने जो चर्चा में रहे। और आप ये याद रखें कि इस समय पैरेलल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, और आप शायद सभी लोग स्वीकार करेंगे कि पिछली बार यूट्यूब, सोशल मीडिया के थ्रू उसको जितना कवरेज मिल रहा था, इस बार वो भी नहीं है। अखबारों में तो बहुत कम होता ही है। असल इनका एक कारण होता है कि जब एक पेस चलता है, जब राहुल गांधी या कांग्रेस एग्रेसिवली सामने होते हैं, तो ये 2 काम करते हैं। एक तो कुछ ऐसी घटनाएं करते हैं जिससे कि वो गौण दिखे और ये घटना प्रमुख दिखे। दूसरा एक काम करते हैं कि कभी केजरीवाल या कभी किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने लगेंगे जिससे यह लगने लगे कि वास्तव में प्रमुख विपक्षी दल तो ये है, राहुल गांधी या कांग्रेस नहीं है। देखिए, प्रशांत भाई ने भी जैसा बोला कि भारत रत्न से वोट यदि मिलते तो CNR राव बंगलोर में कांग्रेस को जिता देते, सचिन तेंदुलकर के कारण मुंबई में 1 सीट तो मिल जाती जी, ठीक है ना। लाल कृष्ण आडवाणी के नाम पर सिंधी भी वोट नहीं देंगे। ये नरेंद्र मोदी के पास में चुनाव का केवल एकमात्र शस्त्र है, वो है सांप्रदायिकता और नफरत। ये जितनी घटनाएं चल रही हैं, ये इसके पीछे गिमिक ये है कि हम हर दिन एक ऐसा इवेंट दें जिससे कि विपक्ष जो जैसे ब्लैक पेपर की बात थी कांग्रेस की, वो चर्चा में ही नहीं आया। आज राहुल गांधी का उड़ीसा में, जहां पे लोग सोच रहे थे कांग्रेस बहुत कमजोर है, वहां पे झारसुगड़ा और सुंदरगढ़ में बहुत अच्छा क्राउड आया वहां पर, तो वो आपको वो न्यूज से और विजुअल से गायब हो गया। इनका कारण है कि अब आप एक चर्चा करते रहे। दूसरा तरीका यह है, जयंत चौधरी से इनकी लंबे समय से बातचीत चल रही थी, उनको एक बहाना देना था कि आपने ऐसा किया इसलिए हम आपके साथ आ गए। कोई जो इमोरलिटी होती है, अनैतिकता होती है, वो हर समय अपने रंग बदलने का एक बहाना तलाशती है। जैसे बिहार में कर्पूरी ठाकुर के नाम पे इन्होंने किया। कर्पूरी ठाकुर को जानने और उनके काम करने वाली पीढ़ी खत्म हो चुकी है 40 साल पहले। मैं बता रहा हूं आपको, कर्पूरी ठाकुर वहां पर सोशलिस्ट मूवमेंट तो बचा ही नहीं है बिहार में कहीं भी। बहुत स्पष्ट आपको बताऊं, जो समाजवादी विचारधारा थी वो तो बची नहीं है। जितने भी राजनीतिक दल है वो उसी राह पर हैं।
ये न कर्पूरी ठाकुर बोर्ड दिलवा पाएंगे, कर्पूरी ठाकुर की जात के बोर्ड भी नहीं है वहां पर। केवल वो एक उन्होंने बहाना दिया नीतीश कुमार को कि भाई ऐसा बहाना है, चलो अपन इधर पलट जाएं। जयंत चौधरी को उन्होंने एक चॉकलेट पकड़ाई कि मुझको ये मिल गया इसलिए मैं यहां चला गया। भाई आपको सवाल को जवाब देना पड़ेगी ना। आप 54 नहीं थे अभी 2 महीने पहले, और 54 की जगह 10 पैसा बन गए जो बाजार में ही बंद हो गया। तो मोदी जी और बीजेपी के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि एक तो विपक्ष का जो एरिया बढ़ रहा है उसको हम कैसे कम करें। तो इसके लिए आप देखिए तोड़फोड़ शुरू हुई है। परसों तमिलनाडु में बड़े स्तर पर पूर्व सांसद, पूर्व एमएलए को शामिल कराया गया। मध्य प्रदेश में जबलपुर शहरी की जगह में वहां का महापौर बीजेपी में शामिल हो गया। मुरैना की महापौर जो थी वो राकेश मवई के साथ की थी। पहले राकेश मवई पूर्व विधायक गए, उसके बाद में वहां की महापौर बीजेपी में शामिल हुई। एक चेन चल रही है। अभी दिल्ली में भी हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ। ये इनका पूरा प्लान चल रहा है इस समय कि बड़े स्तर पर दल बदल करवाया जाए जिससे लगे कि हम बहुत ताकतवर हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य से सोचें तो वहां एक समस्या ये जा रही है कि यदि बागपत से बीजेपी को आप आरएलडी चुनाव लड़ेगी तो सतपाल सिंह कहां जाएंगे, या दूसरे बीजेपी के नेता जो पिछले 40 साल से वहां पे मेहनत कर रहे हैं वो तो 5 साल के लिए खत्म हो गए ना। तो भारतीय जनता पार्टी के जो आप स्थानीय स्तर के नेताओं से बात करेंगे तो कहेंगे कि ये जनरल कंपार्टमेंट का ऐसा डिब्बा हो चुका है जिसके अंदर सवारी अंदर घुसने की संभावना नहीं है, और जो आता है उसको धकियाने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं। तो इन सब चीजों से चुनाव का असर भले ना बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। आप याद रखिए कल जो हल्द्वानी में घटना हुई वो प्री प्लान्ड थी। आप बताइए क्या कभी कोई 4 बजे अंधेरा होने के समय में कथित रूप से जो अतिक्रमण है उसको तोड़ने जाएगा? दिल्ली में 700 साल पुरानी एक मॉन्यूमेंट को ढहाया गया जिसको कह दिया क्या वन क्षेत्र में। तो अब यदि ये जिरह की जाए, हालांकि आज एक हाईकोर्ट जज की टिप्पणी उसे बहुत घटिया किस्म की है, सॉरी शायद जज साहब को बुरा लगे, लेकिन उन्होंने बोला कि इस देश में बहुत पीर मजार मंदिर हो गए, हमको जंगल चाहिए। तो उनसे यह पूछना था कि भाई 700 साल पहले वहां जंगल था या मजार थी, ये भी तो पूछना पड़ेगा ना हमको। तो ये जो इनकी प्लानिंग चल रही है हर जगह बुलडोजर का इस्तेमाल करना, कोई धार्मिक स्थलों को गिराना है, यहां नहीं हुआ है, गुजरात में भी हुआ है, अभी महाराष्ट्र में भी हुआ है, मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। ये इस प्रकार से क्या है कि 3 तलाक के मसले पे और कई ऐसे मसलों पे मुसलमानों ने कोई रिएक्ट नहीं किया। ये चाहते हैं कि एक प्रकार से कुछ ऐसी घटनाएं हो जिससे मुस्लिम लोग सड़क पे आए, एक वायलेंस का सीन बने और ये बताया जाए ये लोग ऐसे हैं, और उससे पोलराइजेशन, ये भारत रत्न देना और ये सब तो एक इनका निहायत उस किस्म का चीज है कि डेली सोप ओपेरा है। ये रोज के जो ओपेरास करना है वो जी। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। ये डेली शो ओपेरा है और कुछ ना कुछ इवेंट चलते रहना चाहिए। इधर स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गए हैं राहुल लाल जी। राहुल लाल जी आपका स्वागत करता हूं और सीधे अभी जरा आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास। जरा आपसे भी समझना चाहता हूं किस हिसाब से आप देखते हैं जो भी इवेंट चल रहा है बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से या उनकी सरकार की तरफ से, और क्या इससे आने वाला चुनाव आसान होता जा रहा है या दूर होता जा रहा है? हम लिख रहे हैं कि दूर होती जा रही है बीजेपी जीत से। और यहां सबसे बड़ी बात है कि आप इवेंट बनाने की कोशिश, 2-3 पॉइंट यहां पंकज चतुर्वेदी जी बहुत महत्वपूर्ण रख रहे थे कि एक तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो निकल रही है उसको कवरेज से दूर रखा जा रहा है। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात कि जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ रही है राहुल गांधी के साथ भीड़ हम लोग देख रहे हैं कि एक उनको समर्थन मिल रहा है, उस समर्थन को, और सबसे बड़ी बात कि जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ रही है वैसे वैसे आगे का इवेंट तैयार किया जा रहा है, आगे कैसे झटका दिया जाए वो तैयार किया जा रहा है। यानी कि पूरा का पूरा फोकस क्या मान लिया जाए कि राहुल गांधी की यात्रा पे है और इस यात्रा को कैसे रोका जाए। आप उन राहुल गांधी की राह में रोड़े अटकाने की कोशिश किसी दूसरे ढंग से कर रहे हैं लेकिन उनको रोक नहीं पा रहे हैं। अमेठी से यह खबर आ रही है जहां अखिलेश यादव उस यात्रा में शामिल होने वाले हैं, उस अमेठी से खबर आ रही है कि वहां के डीएम को वहां से ट्रांसफर कर दिया गया है। आप बेहतर बताएंगे सुनील शुक्ला जी। और धारा 144 लगा दी गई है, क्या मायने इसके हैं? ये तमाम चीजों को अगर क्लब किया जाए तो जो हम लिख रहे हैं क्या उसके इर्द गिर्द अपनी बात चलती हुई दिखाई देती है? धन्यवाद राजीव जी।
इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इंडिया दल समूह ने एक राजनीतिक चुनौती प्रस्तुत की है और उससे एक बेचैनी है। ये जो 400 के पार का जो नारा है वो एक मनोवैज्ञानिक नारा है, इन लोगों के बीच में बताने की कि पार्टी बहुत आश्वस्त है। लेकिन ये जो पुरस्कारों के माध्यम से मतदाताओं को या समर्थकों को आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है कि ये बहुत फलीभूत होती नजर नहीं आती। आप याद कीजिए कि कर्नाटक का चुनाव जब हो रहा था तो ई श्रीधरन साहब को पद्म विभूषण दिया गया था और उनको उम्मीदवार भी बनाया गया था। क्या असर हुआ? पश्चिम बंगाल का जब चुनाव हो रहा था तो प्रणब मुखर्जी साहब को भारत रत्न दिया गया था। क्या असर हुआ? सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई जो सामग्री थी उनको डिक्लासिफाइड करने का एक अभियान शुरू किया गया था। क्या असर हो गया उसका? चरण सिंह का जो समर्थक है, क्या वह भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है? चौधरी चरण सिंह जिन चीजों के लिए जाने जाते हैं, क्या वह उन चीजों के उनको आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है? क्या यह तथ्य नहीं है कि अब ये तो आज का इतिहास है ना, पुरानी बात तो छोड़ दीजिए आप। 1977 में जब सरकार बन रही थी तो चरण सिंह को किस तरह से रोका गया था और किस तरह से जनसंघ ने रोकने की कोशिश की थी, इतिहास जानने वाले अच्छी तरह जानते हैं उसको। आज के दौर में चौधरी साहब के निधन के बाद उनके आवास को एक स्मारक घोषित करने की मांग की गई थी। किस निर्दयतापूर्वक उस आवास को खाली कराया गया था? पिछले 10 वर्षों में एक बार कोई भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता किसान स्थल पर जाकर के पुष्पांजलि अर्पित करने का भी मेहनत किया हो? इन किसानों के साथ जो भारतीय जनता चौधरी साहब किसान नेता थे, किसानों के साथ इस सरकार का रवैया क्या है ये सब देख रहे हैं। आपने किसानों की किस मांग के साथ आप खड़े हुए हैं? किसानों की कौन सी मांग पूरी करना चाहते हैं आप? जाटों की कौन सी मांग पूरी करना चाहते हैं? अगर जाटों की ही बात की जाए, कौन सी मांग पूरी कर ली गई? और जाटों को आकर्षित करने के लिए कौन से प्रयास किए गए? तो किसान न तो एक सरकार किसानों के साथ भी नहीं है, और आपके पूरे 10 साल तक आप किसानों के साथ अत्याचार करेंगे और चुनाव के मुहाने पर जब खड़े होंगे तो आप पुरस्कार देके चाहेंगे कि आपको वोट भी मिल जाएगा। ये कभी संभव है क्या? कभी हुआ है आज तक? आप 10 साल में सरकार रहे केंद्र में, 20 साल से अधिक सरकार है मध्य प्रदेश में, 20 साल से अधिक सरकार है गुजरात में। चौधरी चरण सिंह को सम्मानित करने, उनकी योजनाओं को आगे बढ़ाने, उनके नाम को अस्थायी रूप से लोगों के स्मृतियों में बनाए रखने के लिए कौन से कार्य किए गए? कोई उनके नाम पर आपने संस्था खोल दी, कोई उनके नाम पर आपने विश्वविद्यालय खोल दिया, कोई बड़ी भारी उनके नाम पर मूर्ति बना दी, कोई बड़ा भारी बांध बना दिया। क्या किया है आपने? तो आप चौधरी चरण सिंह के उत्तराधिकारी कैसे हो सकते हैं? उनकी राजनीति के उत्तराधिकारी कैसे हो सकते हैं? और ये चौधरी जयंत चौधरी साहब जो पिछले 10 सालों तक 2014, 2017, 2019, 2022 ये सभी चुनाव भारतीय जनता पार्टी को की आलोचना करते हुए लड़े हैं। हाथरस में अगर भारतीय लोकदल के किसान लड़के इनके पीठ पे नहीं लद गए होते तो पुलिस इनकी क्या दुर्दशा करती, सबने देखा है, वो वीडियो वायरल है, सब लोगों ने उसको देखा है। और आज आप उनके साथ जाकर खड़े हो गए। तो 10 साल तक क्यों इंतजार किया? 2014 में चले गए होते। किस राजनीति के तहत आप अगर हम निश्चित रूप से चौधरी साहब, चौधरी जयंत चौधरी को हो सकता है कोई निजी लाभ हो जाए, लेकिन उनकी पार्टी कोई लाभ होने जा रहा हो, उनकी राजनीति को कोई फायदा होने जा रहा हो, या चौधरी चरण सिंह के समर्थकों को लेकर के अपने साथ तो बीजेपी में चले जाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर आप किसी का सम्मान करते हैं तो गोया कि उसके सपने को, उसके सिद्धांतों को, उसके कार्यक्रमों को, उसकी योजनाओं को, उसकी सोच को आप सम्मान देते हैं। हम तो ही सुनते चले आए हैं। तो क्या चौधरी साहब के, चौधरी चरण सिंह के किसी सोच को का सम्मान कहीं बीजेपी ने किया हो? कभी उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की हो? क्या यह भारत जो उत्तर प्रदेश या भारत के किसान इसको नहीं जानते? आप नरसिम्हा आप अपनी विचारधारा के साथ नहीं खड़े हैं। आप याद कीजिए 1992 में जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था तो नरसिम्हा राव सरकार ने 4 संस्थाओं पे प्रतिबंध लगा दिया था, जिसमें आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद दोनों शामिल थे। उसी प्रधानमंत्री को आप सम्मानित भारत रत्न भी दे रहे हैं, तो आप अपनी विचारधारा के साथ भी नहीं है। नरसिम्हा राव साहब के खिलाफ पार्लियामेंट में कौन कौन सी बात नहीं कही गई है?
किस किस तरह के आरोप इनके ऊपर नहीं लगाए गए थे? हाँ, नरसिम्हा राव जी को सम्मान देकर के आप कांग्रेस के नेतृत्व को जरूर आप एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये कहते रहे कि किस तरह का सम्मान दिया गया नरसिम्हा राव को, उनके शव यात्रा को कहा कांग्रेस भवन में नहीं आने दिया गया, क्या क्या बातें कही गई थी, आप ये कर सकते हैं। लेकिन क्या नरसिम्हा राव के नाम पर आप आंध्र प्रदेश की राजनीति में सफल हो जाएंगे? ये संभव है? कर्पूरी ठाकुर की सरकार को किसने गिराया नहीं पता। चतुर्वेदी ने सही कहा कि कर्पूरी ठाकुर की जानने वाले लोग अब नहीं है वहां, लेकिन उस इतिहास से तो परिचित लोग हैं ना वहां पर। 1977 में कर्पूरी ठाकुर की सरकार किसने गिराई? उसके पहले जब उप मुख्यमंत्री थे, उनकी योजनाओं को विफल करने का प्रयास किसने किया? कर्पूरी ठाकुर को बिहार की धरती पर किस किस तरह की गालियां दी गई थी और गाली देने वाले कौन थे? आप कर्पूरी ठाकुर को सम्मान भी नहीं देंगे, सरकार भी नहीं चलने देंगे और कर्पूरी ठाकुर को उत्तराधिकारी बन जाएंगे क्योंकि आपने भारत रत्न दे दिया। भारत रत्न देना सरकार का ही काम है, सरकार ने काम किया, ठीक है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उस विरासत के उत्तराधिकारी आप हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं लगता। और उन पुरस्कारों से ये साफ पुरस्कार क्या किसी लेन देन के सौदे के तहत दिए जाते हैं? और ये नहीं लगता एक साथ पुरस्कारों की घोषणा नहीं की जा सकती थी। आपने 24 तारीख को घोषणा की कर्पूरी ठाकुर की, उसी दिन आप घोषणा कर देते लाल कृष्ण आडवाणी जी की, चरण सिंह जी की, नरसिम्हा राव जी की और एम एस स्वामीनाथन की। ये टुकड़े टुकड़े में घोषणा करने की क्या जरूरत है? तो क्या इसको लोग नहीं समझ रहे हैं कि इसके पीछे कितनी राजनीति है? और अगर आप राजनीति करने के लिए पुरस्कार दे सकते हैं तो उस पुरस्कारों के साथ हो रही राजनीति को उसके समर्थक नहीं समझ रहे हैं। वो आपके इस बहकाव में आ जाएंगे, इस नैरेटिव में आ जाएंगे लोग। ये संभव है क्या? ये बात सही है कि यह जो निर्णय भारतीय जनता पार्टी ले रही है उसकी हताशा है। 400 की सीटें कहां से जीत लेंगे आप? कोई गणित को समझाओ जो दावा करता है कि भारतीय जनता पार्टी 400 के पार, कहां से जीत लेगी? इस देश में वही पार्टी 400 से अधिक सीटें जीत सकती है जो सभी राज्यों में चुनाव जीते। इस देश के 28 राज्यों में किसी एक राज्य में पीछे रह जाएगी, 400 सीट नहीं पूरी कर सकती। और क्या भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में है? क्या केरल में सीट जीतने की स्थिति में है वो? क्या तमिलनाडु में सीट जीतने की स्थिति में है? क्या तेलंगाना में अपने 2019 के इतिहास को दोहराने की स्थिति में है? क्या कर्नाटक में अपने 2019 के इतिहास को दोहराने की स्थिति में है? क्या आंध्र प्रदेश में अपने 2014-2019 के बाद 2024 में अपना खाता खोलने की स्थिति में है वो? क्या उत्तर पूर्व के राज्यों में जो समर्थन उसको 2019 में मिला वो मिल जाएगा इस बार मणिपुर घटनाओं के बाद? जो आपको सफलताएं महाराष्ट्र में मिली, बिहार में मिली, पश्चिम बंगाल में मिली, वो क्या मिल जाएंगी? कहां से लेकर चले आएंगे आप? और अगर आप 11 राज्य आपके पास हैं, 11 राज्यों में आपका दबदबा है, कोई दोहराई नहीं, लेकिन क्या उन 11 राज्यों में 2019 की ही राजनीतिक स्थितियां हैं? वहां के राजनीतिक हालात बदले नहीं है? यह केवल एक परसेप्शन बनाने की जो कोशिश है कि सबके मन में यह बात भर दिया जाए कि सबसे आत्मविश्वास से भरी हुई एक पार्टी है। वास्तविकता इसके नजदीक कतई नहीं है। और अगर आप आपके पास इतना ही विश्वास से भरे होते तो इस तरह के अनैतिक कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। भारत रत्न जैसा भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान है, उसके नाम पर लेन देन नहीं होती कि आप हमारी पार्टी में आइए और हम आपको आपके बाबा को हम भारत रत्न दे देंगे। भारत रत्न चौधरी साहब को भारत रत्न जयंत चौधरी के बाबा का सम्मान नहीं है, इस देश के सबसे बड़े किसान नेता का सम्मान है। आप उसको परिवार के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। और अगर आप किसानों को अपने साथ लाने की कोशिश में है तो किसानों के साथ आपने किया क्या तो सबको पता है। 1 साल तक इस देश का किसान बैठा रहा और आपने कहा क्या था? आपने जो मलिक साहब का जो इंटरव्यू हम लोगों ने सुना था, मलिक साहब ने क्या कहा था कि जब उन्होंने किसानों के बलिदान की बात की तो उन्होंने क्या कहा प्रधानमंत्री जी कोट करते हुए? क्या इन्होंने हमारे लिए जान दी है? अगर आप किसानों के प्रति यह रवैया अख्तियार करते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि किसान आपके साथ खड़ा हो जाएगा इसलिए कि आप देश के सबसे बड़े किसान नेता को भारत रत्न आपने दे दिया, ये संभव नहीं है। और इस तरह की बातों आप एक अनैतिक राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं और इससे एक ऐसा वर्ग जो आपको आपकी नैतिकता के नाम पर, पार्टी विद डिफरेंस के नाम पर, एक शुचिता के नाम पर जो लोग आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहे थे उनको भी निराशा हाथ लगेगी। जी
और क्या इस निराशा को आशा में तब्दील, लेकिन सबसे बड़ी बात 400 रहे या 370 रहे, राहुल लाल जी, क्या 272 चाहिए सरकार के लिए, बहुमत के लिए? 272 बात हम उसी की करें ना, हम 370 या 400 की जो बात, और जैसे सुनील शुक्ला जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 400 सीटें पाने के लिए आपको पूरे के पूरे 28 राज्य, उसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों में आपको सीटें चाहिए, जीत हासिल करना होगा आपको। तो दक्षिण भारत आपके हाथ से जा चुका है, उत्तर भारत में भी वो भूमिका आप अदा नहीं कर सकते जो 2019 में आपने की। गुजरात की 26 के 26 सीटें, राजस्थान की 25 में से 24 सीटें आपके खाते में, मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें आपके खाते में, उधर 28 सीटें जो कर्नाटक की हैं उसमें से 25 सीटें आपके खाते में, इधर हिमाचल की 4 की 4, उत्तराखंड की 5 की 5, दिल्ली की 7 की 7, हरियाणा की 10 की 10, ये तमाम, छत्तीसगढ़ की 11 में से 9। ये जो था, अगर ये आप रिपीट नहीं कर पाए तो फिर 303 पिछली बार आप लाए थे, इस बार कितने लेके आएंगे? और क्या यही ये बात जो बार बार एक हवा बनाने की कोशिश, जो पंकज चतुर्वेदी जी बहुत सही कह रहे थे कि राहुल गांधी की यात्रा को जो कवरेज मिलना चाहिए सोशल मीडिया पे भी वैसा कवरेज नहीं मिल रहा है, और ना ही नॉर्मल जो ये मीडिया है, मेन स्ट्रीम जिसको कहते हैं, उस पर मिल पा रहा है। और दूसरी तरफ एक हवा बनाने की कोशिश की जा रही है, खासकर मोदी के लिए, बीजेपी के लिए, उनकी सरकार के लिए, उनकी पार्टी के लिए। लेकिन फिर भी ये सब जो बना रहे हैं, आप नियमों को जैसे भी तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, श्वेत पत्र ला रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, इन सब से क्या लगता है कि नैया जो है वो मझधार, यानी कि किनारे, आप मझधार के बाद पार कर पाएंगे, आप किनारे लगा पाएंगे? राजीव जी, इनके 200 सीटों के लिए अभी भी संकट की स्थिति बनी हुई है। यही कारण है कि लगातार वो राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के ऊपर वो टारगेट कर रहे हैं। उसी कारण से हम लोगों ने देखा कि जब वो बिहार जाने वाले थे तो उसमें उसके जस्ट पहले कर्पूरी ठाकुर को जो है कि इन्होंने दिया और नीतीश कुमार जी को अपने साथ जोड़ा। मतलब मैं तो ये चीज़ कह रहा हूँ। अब फिर अब जब ये यात्रा उत्तर प्रदेश जाने वाला है तो उसके पहले चौधरी चरण सिंह को देते हैं और जयंत चौधरी को अपने खेमे में लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि आप इतने डरे हुए हैं कि भारत रत्न से आप जीत का स्वाद पाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री तो हमेशा कहते थे ये चीज़ की बात, वो तो रेवड़ी संस्कृति के बड़े विरोध में है, लगातार विरोध करते थे कि रेवड़ियाँ नहीं बंटनी चाहिए। जो प्रधानमंत्री जी रेवड़ी संस्कृति का विरोध करते थे, उन्होंने भारत रत्न जैसे सम्मान का उसको रेवड़ी बना डाला। इससे ज़्यादा दुखद भारत रत्न के लिए कुछ नहीं हो सकता। और जिन लोगों को भारत रत्न दिया जा रहा है उनके नाम पे किस प्रकार की राजनीति हो रही है, सबसे दुखद चीज़ है। यानी रेवड़ी संस्कृति का विरोध करते करते आपने भारत रत्न को ही जो है कि रेवड़ी बना के डाल दिया। भाई अगर नियम था स्पष्टता, जो आप बता भी रहे थे भैया, भाई 3 लोगों को ही मिल सकता है, तो फिर 5 लोगों का नाम, और 5 लोगों का नाम भी देखिए 24 जनवरी उस समय चूंकि कर्पूरी ठाकुर का पूरा मामला लेते हुए इन्हें नीतीश कुमार का लेना था। फिर जब राम मंदिर का मामला काफी गर्म हो गया और उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुद ही बहुत नाराज हो गए कि आडवाणी चल रहा है। देखिए अब कितना शानदार इसमें, देखिए आप सीधे सीधे सामने में दिखा रहे हैं कि सर्कुलर में स्पष्ट रूप से है कि 3 से ज्यादा नहीं दे सकते। तो क्या प्रधानमंत्री जी उन नियम कानूनों से कहीं बंधे हुए नहीं है? अभी तो लोग अब ये भी कह रहे हैं कि अभी इतने पे मत रुकिए, हो सकता है कभी जरूरत पड़े 2-4-5 नाम और भी आ सकते हैं भारत रत्न के लिए। लोग तो अब ये भी कह रहे हैं कि अगर अभी जो है कि घोषणा कर दी जाए कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी को दिया जा रहा है, अखिलेश जी अगर इसके लिए मान जाए तभी उनके नाम की घोषणा हो जाए, तेजस्वी मान जाए, लालू यादव जी को भी जो है कि दिया जा सकता है। तो ये तो मजाक चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि भारत रत्न की स्थिति ये बना दी गई। देखिए लोग समझते हैं सारी चीज़ें। एक चीज़ मैं कहूँगा कि जो तमाम नाम यहाँ पे लिए जा रहे हैं, अब आडवाणी जी का नाम मैं बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के खुद के कार्यकर्ता वो काफ़ी दुखी हो गए थे। क्या आप निमंत्रण दे रहे हैं लेकिन मंच पे आपको कैमरा किसी और के साथ शेयर नहीं करना है, वहाँ पे कोई और ना आ जाए। आडवाणी जी वहाँ आ जाते तो वो फिर प्रधानमंत्री अकेले अकेले कैसे दिखते वहाँ पे एक छत्र छाया में। आपने उन्हें फिर मना कर दिया उन्हें, और जब उन्हें लग रहा कि पूरे बीजेपी के कैडर में एक खराब संदेश चला गया तो उनको फिर भारत रत्न दे दो। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि देश की जनता ये जान रही है कि जिन लोगों को भारत रत्न दिया गया है उनके मूल्यों और सिद्धांतों में आप कितना विश्वास करते हैं। कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों के लेकर संघर्ष करते हुए राजीव जी आज कौन दिख रहे हैं हम लोग को? राहुल गांधी दिख रहे हैं, जो सीधे सीधे जो है कि सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ तमाम पूरा जिंदगी इन लोगों ने कर्पूरी ठाकुर के विरोध में लगा दिया इन लोगों ने।
आरक्षण का विरोध करने में लगा दिया। वंचित तबके कहीं जो है कि वो शक्तिशाली ना हो जाए, आप तो चंद पूंजीपतियों को शक्तिशाली बनाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। तो ये देखिए कर्पूरी ठाकुर का रिकॉर्ड, आडवाणी जी का तो जिस तरह से वो बेचारे सामने से ध्यान से देखते भी थे और प्रधानमंत्री जी मुंह फेर के आगे बढ़ जाते थे, ऐसे कितने ही वीडियो हम लोगों ने वायरल होते हुए देखे हैं। तो आडवाणी जी का प्रधानमंत्री जी कितना दिल से सम्मान करते हैं वो भारत के सभी निवासियों को पता है जी। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज पीवी नरसिम्हा राव, भाई आपको कुछ संभावनाएं दिख रही हैं कि आंध्र प्रदेश में उनके कारण से वोट मिल जाए। मैं कह रहा हूं कि चलिए आप आर्थिक सुधार के लिए उन्हें दे रहे हैं, बड़ा स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इस आर्थिक सुधार को पीवी नरसिम्हा राव के साथ साथ किसी और का भी नाम जोड़ना था। और मनमोहन सिंह का नाम कहाँ चला गया है? और मनमोहन सिंह ने तो उन आर्थिक सुधारों को और भी जोर शोर से 2004 से 14 के पीरियड में काफ़ी और ज़्यादा आगे बढ़ाया उसे। तो फिर तो आपको फिर उस स्थिति में जो व्यक्ति, यानी कि एक तो वहाँ पे मनमोहन सिंह का नाम आप हटा रहे हैं, और जो मनमोहन सिंह उन सिद्धांतों का सबसे ज़्यादा पालन करते हुए दिख रहे हैं, उनको उनके विरुद्ध तो आप श्वेत पत्र ला रहे हैं। इनका विरोधाभास देखिए, एक को आप दे रहे हैं, एक उसी उपलब्धि के लिए आप नरसिम्हा राव को दे रहे हैं भारत रत्न, और उसी काम को जो व्यक्ति सबसे शानदार ढंग से स्वतंत्र भारत में प्रधानमंत्री के रूप में आगे बढ़ा रहे थे। आज अगर हम लोग 5वीं अर्थव्यवस्था है तो मैं डंके के चोट पे कहता हूं कि इसका योगदान अगर किन्हीं को जाता है तो वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को जाता है। अगर वो बीच में अगर वही ग्रोथ रेट ये बना के रखते तो आज हम लोग तीसरी अर्थव्यवस्था हो चुके होते। नहीं है हम लोग, आप गणना कर रहे हैं 2027 में, तो वो यूं भी होना है। तो आप यहाँ पे भी एक इनका हम लोग देख सकते हैं कि क्या परिवर्तन है इनका विशुद्ध राजनीतिक रूप से, तो वहां पे भी इन्हें कोई लेना देना नहीं है। और मैं मानता हूं कि स्वामीनाथन जी को लेके, भाई स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे रहे हैं, लेकिन इस देश के लिए सबसे आवश्यक चीज क्या था कि स्वामीनाथन जी के सिफारिशों को आप लागू करते। उनके एक भी सिफारिश को नहीं लागू करते, और उल्टे स्वामीनाथन जी के जीवित रहते ही उनके नाम से गलत आर्टिकल एक बड़े नेशनल अखबार में प्रकाशित कराया गया राजीव जी, जिसको लेके कि स्वामीनाथन जी को सामने में आना पड़ा। उस अखबार में प्रशंसा की गई थी उस समय किसान आंदोलन के दरमियान में मोदी सरकार जी की, उनको आके लिखना पड़ा कि वो आर्टिकल जो अखबार में प्रकाशित हुआ है वो हमने नहीं लिखा है, यानी किसी और व्यक्ति ने लिखा, स्वामीनाथन जी के नाम से वो अखबार में छपा। तो आप स्वामीनाथन जी के नाम पे झूठे आर्टिकल छापते रहे उनके जीवित रहने के दरमियान में। और मैं मानता हूं कि स्वतंत्र भारत में अगर सबसे ज़्यादा किसान विरोधी कोई सरकार है वो तो वर्तमान की सरकार है। मतलब पूरे दुनिया ने देखा कि उतने बड़े बड़े कील लगाना सड़कों पे, किसानों को किस तरह से प्रताड़ित नहीं किया गया, लोहे के कील लगाना, अलग अलग चीज़ों को करना, पूरे दुनिया भर में उस समय देखा कि भारत में किसानों को किस तरह से उनको आतंकवादी से भी किस थर्ड ग्रेड की स्थिति में माना गया वर्तमान सरकार के द्वारा। और फिर वैसे में किसान नेता कहे जाने वाले जो चौधरी चरण सिंह जी को उनको आप भारत रत्न देके, स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देके आप ये मान रहे हैं कि किसान अपनी सारी समस्या भूल जाए, किसान मन ही मन आंख मूंद के मान ले कि नहीं हमारी आय डबल नहीं हो गई, हमारी आय में तो 10 गुना वृद्धि हो गई है। क्या सरकार ये परिकल्पना कराना चाहते हैं? हमें ये स्थितियां जो दिख रही है, ये तो शाइनिंग इंडिया से भी विभत्स तस्वीरें नजर आ रही हैं। 2004 का जो चुनाव की स्थितियां थी उससे भी ज्यादा ये एक तरह से प्रचार तंत्र का सबसे विभत्स परिस्थितियां हैं। तो हमें लग रहा है ये जो जीत से बीजेपी दूर हो रही है, ये अभी इन्होंने 5 नामों को भारत रत्न दिया है, हो सकता है कि कुछ और नामों को भी जोड़ दें इसमें नियम कानून तोड़ के, लेकिन भारत रत्न के साथ इस तरह का ऐसा मजाक कभी भी हम लोगों ने नहीं देखा है कि कभी इस पुरस्कार का इस तरह से जो है कि दुरुपयोग हुआ हो। जी बिल्कुल। अमलेंदु जी, क्या इन भारत रत्नों के इर्द गिर्द ही अब चुनाव को देखा जाएगा? आने वाले समय में क्या कुछ और रत्न दिए जाएंगे, भारत रत्न? जी राजीव जी, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अभी चुनाव होने में थोड़ा समय है, लगभग घोषणा होने में, तो जब तक आचार संहिता नहीं लग जाएगी, अब 20 दिन में 5 दे दिए गए हैं, तो मैं आशा करता हूं कि कम से कम अभी 20 भारत रत्न की और घोषणा भी हो सकती है, कम से कम इसी द्रुत गति के साथ, जिस गति से स्मार्ट सिटीज बन रहे हैं और जिस गति से बुलेट ट्रेन चल रही है, उस गति से जो है वो भारत रत्न दिए जा सकते हैं। लेकिन राजीव जी, जितने भी लोगों को भारत रत्न की घोषणा की गई है, मुझे लगता है कि ये इन सबकी घोषणा के बीच में लालकृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न की घोषणा करना जो है, ये इन सारी विभूतियों का अपमान है एक तरीके से। क्योंकि आज तक देश में जितने भी भारत रत्न जिनको दिए गए, और इस सरकार ने भी जिन 4 लोगों का भी दिए हैं लालकृष्ण आडवाणी के साथ, इनमें से कोई भी दंगों का आरोपी कभी नहीं रहा। लालकृष्ण आडवाणी जी दंगों के आरोपी भी हैं, बाबरी मस्जिद कायम में उनके ऊपर मुकदमा भी है। तो ये जो दिया गया, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा अपमान है कुल मिलाकर के। अब लेकिन आपको चूंकि राजनीति करनी है, अब आपको किसी के विचार से, किसी की काम से तो कोई लेना देना है नहीं। चौधरी चरण सिंह के काम को लेकर के आपको याद होगा राजीव जी की जब जनता पार्टी की सरकार बनी और जनता पार्टी की सरकार जब गिरी, तो वो चौधरी चरण सिंह और राजनारायण ही थे
जिन्होंने कहा था कि दोहरी सदस्यता नहीं हो सकती, आप आरएसएस के भी सदस्य हो, जनता पार्टी के भी सदस्य हो, नहीं हो सकते, और यही कहकर के सरकार गिरी थी। और चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया कांग्रेस के समर्थन से गया था। तो जो चवन्नियां आजकल पलट रही हैं इस बात पे कि भारत रत्न दे दिया है, तो उन चवन्नियों को एक तरफ ही झुका रहना चाहिए था, क्योंकि प्रधानमंत्री कांग्रेस के समर्थन से बने थे। लेकिन चवन्नियां वो पलटती जाती हैं, उन चवन्नियों पे बात नहीं करनी है। लेकिन जिस तरीके से भारत रत्न दिए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये सिर्फ जो है वो राजनीतिक जो है वो किया जा रहा है, और इसके जरिए जो है जो उन लोगों का जो असली काम था उस पर पानी डालने की कोशिश हो रही है। यानी कि जिनकी जो चर्चा होनी चाहिए थी, अब चौधरी चरण सिंह के योगदान की जो चर्चा होनी चाहिए थी, वो उस योगदान की चर्चा कहीं नहीं हो रही। चर्चा ये हो रही है कि चूंकि जयंत चौधरी के साथ समझौता करना है, इसलिए चौधरी चरण सिंह को ये भारत रत्न सम्मान दिया गया है। तो अब मुझे ये बताया जाए कि ये चौधरी चरण सिंह का सम्मान है कि चौधरी चरण सिंह का अपमान है, कि आप 2 सीट पे जो है समझौता करने के लिए आप भारत रत्न की घोषणा कर रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के जिस तरह की चीजें हो रही हैं, ये भारत रत्न का ही जो एक तरीके से जो है वो अपमान है, और इन तमाम विभूतियों का अपमान है जिनको ये भारत रत्न की घोषणा की जा रही है। तो ये सारी चीजें जो लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, खासतौर से सरकार चल रही है। और दूसरा राजीव जी, ये भी बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये कतई उम्मीद नहीं है कि उसकी 100 सीटें भी आ रही हैं। अब ये साफ जाहिर हो रहा है। इस तरीके की जो कलाबाजियां खाई जा रही हैं, आप 20 दिन के अंदर 5 भारत रत्न की घोषणा कर देते हैं। जिस दिन आप राम मंदिर का शिलान्यास करते हैं, उसके अगले दिन आपको कर्पूरी ठाकुर याद आ जाते हैं, उसके अगले दिन आपको कुछ और याद आ जाता है, फिर अगले दिन आपको कुछ और याद आ जाता है, बीच में आपको ज्ञानवापी भी याद आ जाती है। यानी ना आपकी ना राम में आस्था है और ना चौधरी चरण सिंह में आस्था है। आपकी आस्था सिर्फ सत्ता में और इसमें आस्था है कि किस तरीके से सत्ता हासिल कर ली जाए, किस तरीके से कब्जा कर लिया जाए। तो कुल मिलाकर के जो जिस नीति पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है और ये सरकार चल रही है, मुझे लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है, और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो बीजेपी से काफी ज्यादा दूर होता चला जा रहा है। इसीलिए इस तरीके के सारे समीकरण जो बैठाने की कोशिश की जा रही है। अब आप नरसिम्हा राव को सम्मान दे रहे हैं, नरसिम्हा राव की जयंती तो बीआरएस ने मना ली थी, वहां तेलंगाना में मांग कर ली थी उनको भी भारत में दिया जाए। तो जब बीआरएस को नहीं मिला नरसिम्हा राव का समर्थन जो है वहां सरकार बनाने के लिए, तो आप सोचते हैं कि वहां के लोग आपको समर्थन दे देंगे? मतलब आप खाम ख्याली देखिए ना, जो खाम ख्याली है, ये खाम ख्याली है कि नरसिम्हा राव को भारत दे करके आंध्र तेलंगाना से आप अब सीटें ले आएंगे। जिस बीआरएस को नहीं मिला, बीआरएस को जिसको ठुकरा दिया लोगों ने, जिसने नरसिम्हा राव की जयंती मनाई थी, जिसने नरसिम्हा राव के लिए तमाम योजनाएं की, जब उसको नहीं मिला आपको मिल जाएगा। यानी आप ये मानते हैं कि नरसिम्हा राव आपके थे, अब नरसिम्हा राव भी हो गए भारतीय जनता पार्टी के, मतलब लाल बहादुर शास्त्री भी इनके हो गए, सुभाष चंद्र बोस भी इनके हो गए, सरदार पटेल भी इनके हो गए, अब नरसिम्हा राव भी इनके हो गए। कल को मनमोहन सिंह को भी दे दो भारत, वो भी आपकी हो जाएंगे भाई, ये आपकी तो बड़ी श्रद्धा है, तो आप किसी को भी दे सकते हैं। मतलब जहां से आपको ये मालूम पड़े कि जो है 1 सीट हमको मिल सकती है लोकसभा की, आप तुरंत जो है भारत की घोषणा कर देंगे। असली मसला यही है कि आपने क्या चौधरी चरण सिंह को पढ़ा है? चौधरी चरण सिंह सिर्फ किसान नेता नहीं थे, बल्कि कृषि जो आर्थिकी है राजीव जी, जो कृषि अर्थव्यवस्था है, उस पर चौधरी चरण सिंह का बड़ा जबरदस्त काम है। और किसी भी अर्थशास्त्री को इस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को समझने के लिए चौधरी चरण सिंह को पढ़ना अनिवार्य है। क्या नरेंद्र मोदी ने पढ़ी है चौधरी चरण सिंह की किताबें? ये बड़े सवाल जो मुझे लगता है इसलिए जो है असली बात यही है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी को जीत दूर जाती हुई दिखाई दे रही है, वरना आप तो दावा कर रहे थे कि 80 की 80 सीटें आपकी उत्तर प्रदेश में, तो अब ये 2 सीटें और क्यों दिए दे रहे हैं आप जयंत चौधरी को? तो चूंकि दूर हो रही है सत्ता, तो आपको तमाम भारत रत्न याद आ रहे हैं, क्योंकि आप तो कोई रत्न है नहीं भारत के। ये समस्या है राजीव जी को। बिल्कुल। अब जरा दूसरे साइड चलते हैं। एक तो अभी हम चर्चा कर रहे थे लगातार भारत रत्न, उससे बीजेपी को नफा या नुकसान, लेकिन जरा अब इंडिया गठबंधन की बात की जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंकज चतुर्वेदी जी, आपके पास ही आना चाहता हूं, क्या इससे जो कुछ हो रहा है, और उसमें भी अब साफ आज जैसा कह रहे हैं जयंत चौधरी कि मना कैसे करूं, नीतीश बाबू जो हैं वो अलग जा चुके हैं, ये कह रहे हैं मना कैसे करूं, मतलब जा चुके हैं, ये भी हट चुके हैं अलग। क्या इंडिया गठबंधन यहाँ कमज़ोर हो रहा है या मजबूती बरकरार है? क्योंकि अब इंडिया गठबंधन की यानी विपक्ष की मजबूती या विपक्ष आगे क्या कुछ करने जा रहा है, उस पर जरा आपसे भी समझना चाहूंगा कि क्या कुछ दिखाई देता है आपको चुनाव को सामने रखकर। अटल जी की जब संयुक्त वाली सरकार चलती थी
जिसके अंदर बहुत सारे दल शामिल थे जब एनडीए बना था, तो उसमें कहते थे अटल बिहारी वाजपेयी अपने साथ में 3 मानव बम लेके चलते हैं, समता, ममता और जयललिता। तो समता वही नीतीश कुमार जी हैं, ममता अभी हैं, जयललिता बेचारी गुजर गई, उनकी जगह केजरीवाल को आप मान सकते हो। मुझको नहीं लगता कि राहुल गांधी या कांग्रेस के में खड़गे जी को कोई भरोसा है इन लोगों के ऊपर। और मेरा व्यक्तिगत सोच है कि कांग्रेस को के गठबंधन में जितने कम दल होंगे वो बेहतर होगा, क्योंकि अभी तक हुआ यह है कि जब बहुत सारे दलों के गठबंधन चुनाव लड़ते हैं तो जो छोटे दल हैं उनके स्थानीय नेता हर समय उस दल का सपोर्ट नहीं करते हैं या उसको सैबोटेज करते हैं जिसकी उनकी जगह जिसको टिकट मिला है। हर आदमी जब अपने फील्ड में काम करता है तो आकांक्षी होता है। जैसे मैंने बताया कि बागपत में से सतपाल सिंह को हटाकर आप उसी व्यक्ति को चुनाव लड़ाएंगे जिससे सतपाल जीते थे, तो उसका बाकी बीजेपी के कैडर पे क्या असर होगा, ये हर जगह होगा। इसलिए और ये बात तय है कि कांग्रेस को अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि ममता, केजरीवाल और ये इवन जो गिरोह है वो ये चाहता है कि कांग्रेस साइमल्टेनियसली कमजोर हो इन द सेंस, और जितनी कम सीटों पर लड़ेंगे उतनी कम जीतेंगे, उतना कम वो कमजोर होंगी, तो इनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। इस बार्गेनिंग पावर को कम करने के लिए यह बेहतर है कि जिन लोगों को अभी छटके जाना है चले जाएं। और अजीत सिंह के समय से ये आरएलडी का जो नजरिया है बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहा है। और याद करना होगा नरसिम्हा राव की सरकार के समय पैसा लेके वोट देने वाले मामलों में कौन कौन लोग थे, कौन कौन दोषी हुए थे और क्या था। तो अभी भारत रत्न देने के जो दोनों पक्ष हैं, चौधरी चरण सिंह की संतान और नरसिम्हा राव, वो सब एक बहुत बड़े कलंक के भागीदार भी रहे। और जितना मैं किसान आंदोलन को देखा हूं, मेरा घर के आसपास वेस्टर्न यूपी का इलाका है, जब से ये बात चली है कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाले हैं, जाट वर्ग का एक वर्ग जिसके परिवार के लोगों ने लाठियां खाई या किसान आंदोलन में उन लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, वो लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये बात है कि मुजफ्फरनगर दंगे के बाद में 2013 के बाद में जाट समुदाय में एक बड़ा वर्ग सांप्रदायिक रूप से तैयार हुआ। हो सकता है उसमें से एक वर्ग उनके साथ हो, अदरवाइज एक सामुदायिक रूप से देखें, यदि कम्युनिटी के रूप में देखें तो असर नहीं पड़ेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया गठबंधन के लिए। शुक्ला सर जैसा कह रहे थे कि हर राज्यों में अब भारतीय जनता पार्टी अपनी मैक्सिमम यील्ड को अधिकतम चरम पर पहुंच चुकी थी, अब उसे नीचे ही आना है। उत्तर प्रदेश में चूंकि एक कहने में कोई शक नहीं कि एक अभी भी सांप्रदायिकता एक प्रमुख मुद्दा है यहाँ पर, और एक इतना बड़ा राज्य होने के कारण यहाँ पे डाइवर्सिटी में प्रॉब्लम्स हैं। आप बुंदेलखंड में जाके देखें, वहां पर छुट्टा पशुओं की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन जब वोट देने जाते हैं तो वो दूसरे मुद्दों पे वोट दे देते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जितने कम दल मिलके चुनाव लड़ेंगे और उससे इंडिया गठबंधन के पार्टी को सामंजस्य बिठाने में, अपने लोगों को संतुष्ट करने में सहूलियत ही होगी। मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में समस्या ये थी कि यहाँ बीएसपी का एक ताकतवर हिस्सा है, यहाँ पर आरएलडी का एक ताकतवर हिस्सा है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी भी एक फैक्टर है, यहाँ पे कांग्रेस भी एक फैक्टर है, और एक मुस्लिम फैक्टर बहुत बड़ा है यहाँ पर। जैसे ही जयंत जी ने यदि जनता बीजेपी का में शामिल हुए, तो आप मान के चलिए कि उनके साथ 100% मुस्लिम वोट कट के चला जाएगा। आप लोगों को शायद मालूम है कि वेस्टर्न यूपी में भी एक सांप्रदायिकता का जहर बो दिया गया है। मेरठ के पास में एक पुराना एक स्थान था, उसको लाक्षागृह घोषित करके उस पे से मस्जिद और आसपास की मजारों को हटाने को लेकर विवाद चल रहा है, वहां पीएससी लगा दी गई है। तो अभी इन लोगों का प्लान यही है। आज बरेली में भी तनाव हुआ है मौलाना तौकीर रजा के एक जुलूस को लेकर। तो उत्तर प्रदेश में इनके पास में जो सांप्रदायिकता का
सूत्र है, वही इनका शस्त्र है। और वेस्टर्न यूपी में जहां पर खासकर आरएलडी का प्रभाव क्षेत्र है, इनका बहुत बड़ा वर्ग मुस्लिम सपोर्टर है चौधरी साहब के समय से ही। और जैसे ही इस बार पाले में जाएंगे, आप मान के चलें इनको वो लोग अब वोट नहीं देने वाले, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में सांप्रदायिकता ने मुसलमानों को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है। ये मेरा जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वेस्टर्न यूपी का क्या हाल होने वाला है आने वाले समय में, उस पर नजरें सबकी टिकी होंगी, क्योंकि जो चुनाव विधानसभा का चुनाव था उसमें वेस्टर्न यूपी को लेकर कुछ और विपक्ष ने सोचा था, लेकिन उल्टा हुआ। मगर क्या इस वक्त जब जयंत चौधरी अब पाला बदल रहे हैं, उसकी घोषणा भले वो अभी उन्होंने दूसरे ढंग से की है, लेकिन बदल चुके हैं ये माना जाए, और भारत रत्न उनके दादाजी को दिया गया है, और उसके बाद से ही वो कुछ कहने के लिए भी तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ एक और बात प्रशांत टंडन जी आपके ज़रिए समझना चाहता हूँ। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, वो इस पूरी यात्रा में, चुनावी यात्रा में, जो आने वाले समय में चुनाव है, उसमें कितना इम्पैक्टफुल दिखाई दे रही है। उस यात्रा जो अभी यात्रा चल रही है, वो आने वाले समय में कांग्रेस को कितना मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन में जो लोग भी हैं, क्योंकि शायद अखिलेश यादव अगर मिल रहे हैं तो शायद इसके इम्पैक्ट को, इसके प्रभाव को वो शायद महसूस कर रहे होंगे, तभी तो कह रहे हैं कि रायबरेली या अमेठी में हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन ममता बनर्जी साथ में नहीं आती हैं, वो नाराज हो जाती हैं, उनका बयान कुछ और आता है। नीतीश कुमार पाला बदल लेते हैं। कैसे माना जाए, क्या कुछ देखते हैं आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से? अब आए सॉरी चुनाव। देखिए राजीव जी, दो मुद्दों पर चुनाव होना है। एक पोलराइजेशन जो बीजेपी का मुद्दा है, कोई और मुद्दा उसमें है ही नहीं। ना कोई पुरस्कार है, ना कुछ और है, ना ये वाइट पेपर है, ना कुछ है। बीजेपी अपना चुनाव केवल और केवल पोलराइजेशन, धार्मिक ध्रुवीकरण पर चुनाव लड़ेगी। जब चुनाव वाकई, जब रैलियां शुरू होंगी चुनाव की, तो आप देखिएगा कि मोदी साहब के भाषणों में आपको फिर कब्रिस्तान, शमशान, कपड़ों से पहचान लो वगैरह दिखाई सुनाई देगा। कोई और रास्ता नहीं है। एक ही बार बीजेपी ने प्रयोग किया इंडिया शाइनिंग का, वो उनके लिए बहुत दुखदाई है वो। अब उसके बरक्स दूसरा जो मुद्दा है वो क्या है? सामाजिक न्याय, जातिवार जनगणना, नौकरियां यानी बेरोजगारी, प्राइस राइस, महंगाई, ये सारे मुद्दे हैं। प्लस इसमें एक और ऐड होता है, एक बड़ी कंस्टिट्यूंसी ऐड होती है, वो है मुस्लिम वोटर। तो सामाजिक न्याय और महंगाई और बेरोजगारी प्लस मुस्लिम वोटर, ये अपने आप में एक बड़ी कंस्टिट्यूंसी है, जो कि धीमे धीमे राहुल गांधी के इर्द गिर्द जमा हो रही है। यही चिंता ममता बनर्जी को है, यही चिंता बाकी इंडिया गठबंधन के घटक दलों को है। मैं पंकज जी की बात से सहमत हूं कि कांग्रेस को ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि जो इंडिकेशन मिल रहे हैं राजीव जी, वो इंडिकेशन ये मिल रहे हैं कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए और राहुल गांधी जो घूम रहे हैं देश भर में और एक खास तरीके का नैरेटिव पैदा कर रहे हैं सामाजिक न्याय का, वो कांग्रेस के नई जमीन पैदा कर रहा है और वो चौंकाने वाले रिजल्ट आ सकते हैं। नई जगह पे कांग्रेस आपको उभरती हुई दिखाई देगी, जैसे आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका में, तेलंगाना में, उड़ीसा में। मुझे बहुत उम्मीद है कि उड़ीसा में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से बात करो तो कांग्रेस को 2 सीट की बात करते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस को बंगाल में अपेक्षाकृत ज़्यादा बड़ा समर्थन मिलने जा रहा है। आप देखिए हाल फिलहाल में जो हुआ, हल्दिया पोर्ट ट्रस्ट के चुनाव में हुआ, या जो एक उपचुनाव हुआ था वहाँ पे सागर डीगा में, तो सागर डीगी चुनाव में भी एक इंडिकेशन आया
कि जो परंपरागत सीट थी तृणमूल कांग्रेस की, वो रिकॉर्ड मार्जिन से कांग्रेस और वामपंथी मोर्चा ने जीती है। तो ये इंडिकेशंस मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में काफी समर्थन मिलेगी। तो अब देखिए, जयंत चौधरी, जैसे पंकज जी कह रहे, जयंत चौधरी के पास से बड़ी संख्या में किसान निकल जाएगा, क्योंकि किसान और बीजेपी की दोस्ती नहीं हो सकती। अब बहुत पानी बह चुका है और वो एमएसपी का मोदी जी के ऊपर कॉर्पोरेट दबाव भी रहता है। एमएसपी का स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू नहीं करेंगे, तो किसान का समर्थन जयंत चौधरी को उतना नहीं मिलेगा जितना उनको मिलता अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ होते। मुस्लिम उनके साथ पूरा निकल जाएगा। इसी तरीके से नीतीश कुमार को आप देखिए, नीतीश कुमार ने जब ये पलटी मारी है तो नीतीश कुमार को भी जो उनकी बहुत बड़ी कंस्टिट्यूंसी मिलती, उसमें बड़ी कमी आने वाली है, दो वजह से। एक तो उनकी पलटी मार की वजह से भी, और दूसरा अब नीतीश कुमार जो खुद उन्होंने किया सामाजिक न्याय की बात या जातिवार सर्वे, उसका वो जा भी नहीं कह पाएंगे, बीजेपी कहने नहीं देगी उनको। तो जो अपना काम किया है उसका भी वो तमगा अपने ऊपर नहीं ले पाएंगे। उसका सारा क्रेडिट मिलेगा आरजेडी को या कांग्रेस को और वामपंथी पार्टियों को। तो चुनाव, राजीव जी, दो मुद्दों पर होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ध्रुवीकरण या बीजेपी का। मुझे लगता है कि राम मंदिर के मुद्दे ने या बीजेपी के तमाम और मुद्दे जो कि ध्रुवीकरण के जगह जगह पे दंगे फसाद भी शुरू हो गए हैं, वो और बुलडोजर की राजनीति से वो कोई 37% से 45% नहीं होने जा रहा है। और अपोजिशन यूनिटी इंडेक्स जो है वो बड़ा है। तो इसलिए चुनाव में अभी भी मैं कहूँगा कि बीजेपी के लिए बहुत चुनौतियां हैं और वो बहुत सारे प्रयोग उनको करने पड़ेंगे। जाहिर सी बात है कि राम मंदिर पे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे बीजेपी। राजीव, राम मंदिर पे चुनाव बीजेपी नहीं लड़ पा रही है, इसीलिए तो बीजेपी यहां अलग अलग मुद्दों को खड़ा करने की कोशिश कर रही है। और जैसे भी राहुल लाल जी आप कह रहे थे कि रेवड़ियों की तरह बांट रही है बीजेपी, या मोदी जी बांट रहे हैं भारत रत्न को। लेकिन सवाल यहां दूसरा है कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों के साथ ये अभी सड़क पे हैं, राहुल गांधी खासकर सड़क पे हैं, वो मुद्दे क्या जन जन तक पहुंच रहे हैं? ये यहाँ इस प्रोग्राम के ज़रिए लोगों तक ये बात पहुंचाना ज़रूरी है कि 5 न्याय की बात वो कर रहे हैं, और उस न्याय में एक सबसे बड़ी बात जो सामाजिक न्याय की है, जिसमें जाति भी है, जाति आधारित जनगणना की बात है, जहाँ राहुल गांधी ने मोदी जी को फंसा दिया है, और कल तो बहुत बुरी तरह फंसाया। और शुरुआती भूमिका में मैं उन ट्वीट्स को, उनकी बातों को रख भी रहा था। इसको कैसे देखा जाए, और क्या चुनाव इसके इर्द गिर्द आप जाते हुए देख रहे हैं? क्योंकि कर्पूरी ठाकुर का नाम आना और अब राज्यवार अलग अलग बड़े नेताओं को, पूर्व प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न देना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इधर बिहार, उत्तर प्रदेश, आपने किसी को नहीं छोड़ा। राजीव जी, एक पैटर्न हम लोग हाल में देख रहे हैं कि पहले क्या होता था कि बीजेपी कहीं न कहीं पीस सेट करती थी, कांग्रेस उसके ऊपर पहुंच जाती थी। लेकिन हाल के समय में हम लोग देखें, कांग्रेस चुनाव हारे जीते, चाहे 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं या फिर अभी लोकसभा, या उसके पहले भी जब कर्नाटक के चुनाव हो रहे थे, हिमाचल प्रदेश, या वो तमाम चुनावों में हम लोगों ने देखा कि पिच सेट करने का काम अब कांग्रेस करती है। प्रधानमंत्री जितना भी विरोध कर लें, लंबे समय तक को पहले वो चुप्पी धारण कर लेते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को ये कहाँ से कहने की जरूरत पड़ जाती है कि मैं ही हूँ सबसे बड़ा ओबीसी। एक सवाल तो ये उठता है कि सबसे बड़ा का मुहर भी वो कैसे लगा लेते हैं। तो वैसे स्थिति में वो देखिए, राहुल गांधी जो सवाल, जो मुद्दे उठा रहे होते हैं, वो पहले भी प्रधानमंत्री की टिप्पणी आई थी कि कोई जाति वगैरह कुछ भी नहीं होती है, कोई ओबीसी, एससी, एसटी सब कुछ नहीं है, देश में केवल 4 ही जातियां हैं। लेकिन प्रधानमंत्री अचानक से वहां से यू टर्न करते हैं और अपने आप को सबसे बड़ा ओबीसी घोषित कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि ये चीजें जा रही हैं, जनता के पास जा रही हैं, और बीजेपी इसका एक उत्तर देने का प्रयास कर रही है। लेकिन उत्तर देने के प्रयास में वो और फंस जा रहे हैं, क्योंकि देखिए जो पूरा मामला उठा, प्रधानमंत्री जब खुद को ओबीसी कहते हैं और राहुल गांधी ये मामला जब उठा के ला देते हैं कि भाई आप ओबीसी समुदाय में पैदा नहीं हुए थे,
आपने तो बाद में आप जनरल में पैदा हुए और बाद में आप ओबीसी अपने आप को घोषित करा लिया। तो अब देखिए बीजेपी इसका उत्तर नहीं ढूंढ पा रही है, इसका उत्तर ढूंढने में और फंस जा रही है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी जो मुद्दे कर रहे हैं वो चूंकि जनता के साथ आज रोजगार अगर नहीं है लोगों के पास, वो लोगों को महसूस हो रहा है, महंगाई लोगों को बिल्कुल डंके के चोट पे महसूस हो रही है कि भाई और ये दोनों चीज इतना खतरनाक कॉम्बिनेशन है राजीव जी की पॉकेट खाली, यानी कि या तो हम नौकरी कर भी रहे हैं तो काफी कम आय वाली नौकरी करने के लिए मैं बाध्य हूं, और या तो फिर मैं बेरोजगार हूं, और उस स्थिति में अगर जब मैं मार्केट जाता हूं अपने जीवन जीने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए भी हमारे पॉकेट में पैसे नहीं होते हैं। और प्रधानमंत्री खुद पुष्टि भी करते हैं, जब आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं तो फिर तो पुष्टि आप हंगर इंडेक्स को अस्वीकार कर देते हैं, लेकिन आप 80 करोड़ लोगों को राशन देने का दावा करते हैं। तो फिर ये स्थितियां ऐसी कि प्रधानमंत्री खुद मुहर भी लगाते हैं इन तमाम चीज़ों के ऊपर। ये मामला, ये इलेक्शंस काफ़ी अलग है। और जो मैं मान रहा हूं कि जो नेता टीम इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं, मैं भी पंकज जी की इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि वैसे लोगों के जाने से टीम इंडिया और मजबूत हो रही है। आज अगर जो परिस्थितियां बनी बिहार में, हम लोगों ने देखा कि नीतीश कुमार जा रहे हैं, तो नीतीश कुमार के जाने से टीम इंडिया कितनी कमजोर हुई है। मैं कह रहा हूं नीतीश जी के जाने से बीजेपी कमजोर हो गई है। हम लोगों को अभी तक याद है कि नीतीश कुमार कभी भी आते थे दिल्ली और प्रधानमंत्री से मिलते थे, जब मीडिया से बातचीत होती थी तो सबसे पहले वो बात करते थे बिहार के पैकेज के लिए बात करते थे। इस बार देखिए उन्होंने इस पैकेज का प भी बोलना बंद कर दिया। तो वो जातिगत जनगणना का, प्रशांत जी ने सही कहा, जातिगत जनगणना का ज नहीं बोलेंगे, बिहार के पैकेज का प नहीं बोलेंगे, तो बोलेंगे क्या? और उनके साथ कोई समुदाय जाएगा क्यों जब आप अधिकार की लड़ाई लड़ने में अक्षम है। उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की थी, बिहार में जातिगत सर्वे करवा के फिर उसके आधार पर उन्होंने आरक्षण के प्रावधानों में परिवर्तन किया था, लेकिन अब उन तमाम चीज़ों का श्रेय सीधे जो है कि वो टीम इंडिया को मिलता हुआ दिख रहा है। अब आज जब दोपहर में जैसे ये घोषणा हुई राजीव जी की इनको जो है कि चौधरी चरण सिंह को मिल रहा है, एक कार्यक्रम के लिए जो है मेरठ गया हुआ था, एक कार्यक्रम किसी चैनल ने रखा था, तो वहां पे जो तमाम जो जाट समुदाय के लोग थे उनकी जो प्रतिक्रिया थी, मतलब अभी आप वहां से आ रहे हैं? हाँ ना, मैं वहां से फिर एक सीपी गया हुआ था, सीपी से फिर अभी यहाँ आ रहा हूँ। जी हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरठ की प्रतिक्रिया सुनना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब वहां पे जब ये कार्यक्रम हो रहा था मेरठ के, जो वहां पे विशेषकर जाट समुदाय के लोगों की प्रतिक्रिया बता दे रहा हूँ, किसान समुदाय को छोड़ भी दीजिएगा। लोगों ने जब एंकर जा रहे थे माइक लेके तो लोग पूछ रहे थे उनसे सवाल कि भाई क्या स्थितियां हैं। उन्होंने कहा कि वो छोड़ियाँ क्या, वो जाटनी नहीं थी जिससे उनके साथ अब लाठीचार्ज हुआ था, तो वो भारत रत्न को क्या करें, वो सामने में चौधरी चरण जी किसी के प्रतिमा पे वो रख दें जाके उसको भारत रत्न को, और उससे उन लड़कियों को न्याय मिल गई, उन लोगों को, किसानों को न्याय मिल गया। ये बहुत गंभीर मामले हैं। यानी कि देखिए वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही है कि हम, और उन लोगों का ये भी कहना था कि बीजेपी ने इस समुदाय को भारी नुकसान पहुंचाया है। 2013 में जो स्थितियां बनी कि भाई आखिर इनके राष्ट्रीय लोकदल के साथ थे कौन, दो समुदाय थे इनके साथ, मुस्लिम और जाट। वो जो इन्होंने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का काम किया, दंगा फैलाया, मुस्लिम जो है वो इनसे छिटक गए, वो छिटक के जो है कि दूसरे खेमे में चले गए, और जाट जो है वो बीजेपी के खेमे में चले गए, और जो है कि राष्ट्रीय लोकदल का झोली जो है वो खाली हो गई है। लेकिन कहीं न कहीं अब आज के समय में जब उनके साथ एक जन समर्थन था, किसान के लोग जुड़े हुए थे, जाट लोगों ने यह भी कहा कि आखिर जब इतने सारे लोग हम लोग मर रहे थे, हम लोगों को जब खुद हाथरस जैसे स्थिति में वहां पे हमारे नेता को क्या वैल्यू दिया गया, हम लोगों ने अगर अपने पीठ ना आगे किए होते तो उसी दिन वो उनका निधन हो गया होता। तो वो कह रहे हैं कि उन कार्यकर्ताओं को उन्होंने क्या सम्मान दिया जब वो अगर जा रहे हैं उस गठबंधन में। ये तमाम मुद्दे जो हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं वो जाट समुदाय के लोग बोल रहे थे मेरठ में ये चीज, राजीव जी। तो आप सोच के देखिए आसान नहीं है, यानी कि आप अगर उनको लेके भी आ गए हैं तो क्या उनका वोटों का ट्रांसफर आप करा लीजिएगा, ये आसान नहीं है। चूंकि जो लोग काफी नाराज हो गए हैं, चूंकि देखिए हर समुदाय के लोग केवल अपने आप को जातिगत समुदाय के रूप में नहीं देखते हैं, वो अपने आप को किसान समुदाय के रूप में भी देख रहे हैं, और चौधरी चरण सिंह को केवल जाटों के नेता के रूप में नहीं देश देख रहा, या फिर वहां के समूह के पश्चिमी यूपी के लोग देख रहे हैं, उनको एक सर्वोच्च किसान नेता के रूप में देखा जा रहा है। और किसानों के साथ जो तमाम तरह की चीजें हुई हैं इस दरमियान में, 750 किसानों का शहीद होना, ये मामले भी लोग उठा रहे थे कि प्रधानमंत्री कम से कम माफी मांग ले, प्रधानमंत्री कह दे कि हाँ हमारे कारण से 750 किसान शहीद हुए थे और मैं देश के सामने में क्षमा प्रार्थी हूं, फिर भी हम लोग एक विचार करने के लिए सोचेंगे, लेकिन ऐसे हम लोग विचार नहीं करेंगे। तो ये प्रतिक्रियाएं, स्थितियां जमीन पे, तो चाहे वो बिहार का हो मामला या यहाँ का मामला हो, हमें लग रहा है कि मामला बिल्कुल क्लियरिटी की तरफ जा रहा है, स्पष्ट है, जनता ने अपना रुख बना लिया है। ये आप देखिए, मैं कह रहा हूं कि कल क्या स्थितियां बनी हल्द्वानी में,
कोर्ट ने एक ऑर्डर देके अगले डेट सुनवाई का रखा। आखिर इनको आनन फानन में जब वो मामला कोर्ट में लंबित है तो आनन फानन में इन्हें बुलडोजर भेजने की क्यों जरूरत पड़ी? तो हम लोगों को वो भी शाम के वक्त कि जब उनको कहीं पर भी न्यायपालिका में राहत ना मिले। तो ये देखिए, ये जो पूरा कोशिश है कि इनको यही लग रहा है कि आखिर ना तो इनको भी पता है कि राम मंदिर का मामला नहीं चल पाया, उसके बाद तमाम तरह के मामले इन्होंने उठाए, मथुरा के मामले उठाए, काशी के मामले उठाए, अभी जो लक्षागिरी वाला मामला है वो भी इन्होंने उठाया, हर तरह के मामले ये उठा रहे हैं। लेकिन इन्हें लग रहा है कि वो मामले जब नहीं चल पा रहे हैं तो और ज़्यादा किस तरह से हम ध्रुवीकरण करें, किस तरह से देश दंगे की तरफ अग्रसर हो जाए। लेकिन मैं अभी भी मानता हूं कि देश के जो जनता है और उनकी लोकतंत्र में इतनी जो गहरी आस्था है, उस कारण से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कामयाब नहीं हो पा रही है। एक चीज खाली मैं एक चीज कहूंगा जी, प्रधानमंत्री जो नरसिम्हा राव थे, जब उन्होंने अर्थव्यवस्था को लेकर आए थे तो उस समय नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने बनाई थी एक नीति कि हम कभी भी कर्ज इतना ज्यादा ना लें कि हमारा ब्याज में 24 पैसा से ज्यादा खर्च हो जाए उसमें। और इस नीति का पालन आडवाणी जी ने भी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार ने भी किया। तमाम जो सरकारें आते जाते गई, मनमोहन सिंह सरकार ने तो किया ही किया, लेकिन उस नीति का भी उल्लंघन करने वाली यही सरकार है कि अभी कम से कम हम लोगों का ब्याज के ऊपर जो पैसा खर्च हो रहा है, यानी जितने पैसे आ रहे हैं उसमें कम से कम 45 पैसे केवल ब्याज में खर्च हो जा रहे हैं। तो कहां तो वो लिमिट रखा गया था 24 पैसे, आप कर्ज में इतने डुबकी लगाते चले जा रहे हैं। तो इनका उनके सिद्धांतों से जो तमाम लोगों को इन्होंने दिया है, चाहे वो बीजेपी के लोग हैं या दूसरे लोग हों, उनसे, उनके क्रियान्वयन और उनके मूल्यों से कोई मतलब नहीं है। विशुद्ध राजनीतिक रूप से इन्होंने प्रयास किया और उसमें भी इन्हें कोई सफलता नहीं मिल रही, उल्टे ये बैकफायर करेगा। राजीव जी, डबल हो गया है, यानी कि 24 की जगह 45, लगभग डबल 45 पैसे अगर आप इसमें दे रहे हैं। एक क्लोजिंग कमेंट, एक छोटा सा कमेंट लेना चाहूँगा पंकज चतुर्वेदी जी आप ही से। क्या ये चुनाव जो है, जो अभी आप भी कह रहे थे, इधर राहुल लाल जी भी कह रहे हैं, हमारे तमाम पैनलिस्ट, कि बीजेपी जिन मुद्दों को खोज रही है, लेकिन बीजेपी के लिए चुनाव में सबसे आसान मुद्दा, सबसे मजबूत मुद्दा जो होता है वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता है। लेकिन क्या अभी तक आपको लगता है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश में बीजेपी कहीं ना कहीं असफल नजर आ रही है? और दूसरी तरफ अगर सांप्रदायिकता की बात आती है तो सामाजिक न्याय की बात भी आती है, उस न्याय की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। कितना भारी दिखाई देता है राहुल गांधी की जो सामाजिक न्याय की बात, और इस चुनाव में अगर उसको लेकर साफ दिखाई, अगर को हटा दें, उसको लेकर ही अब कांग्रेस आगे बढ़ रही है, उसको लेकर आते हैं राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी आती है, मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं, कितनी मजबूत टीम दिखाई देती है इंडिया की? देखिए, एक चीज बताऊं मैं आपको, कांग्रेस के साथ में जो दुर्भाग्य रहा है कि पिछले 2 चुनाव में, लोकसभा चुनाव में और 5 राज्यों के चुनाव में, राहुल गांधी जिन मुद्दों को लेकर सामने आए, उनके जो छत्रप थे उन लोगों ने उन मुद्दों को छुआ तक नहीं, चाहे अशोक गहलोत हो चाहे कमलनाथ हो। ये बहुत स्पष्ट है और शायद मुझे लगता है कि इसीलिए इन सब का पत्ता साफ होना है। राहुल गांधी पार्टी को एक सामाजिक न्याय और जो बेसिक सोशलिज्म का, समाजवाद का सिद्धांत था, जो नेहरू का कॉन्सेप्ट था, उससे लेकर आगे चलना चाहते हैं। और ये दुर्भाग्य है कि पिछले 20 सालों में देश की राजनीति नीति पे नहीं चली, हमने भावनाओं पे वोट दिया और हमने जो मतदाता तैयार किया उसकी हालत यह है कि वो नगर निगम का जब चुनाव होता है तो वो भाषण होता है कि हम पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे, और लोकसभा का जब चुनाव होता है तो सांसद से आप उम्मीद करते हैं कि मोहल्ले की नाली बनवाए। ये जो मुद्दों की बात है, राहुल गांधी का जो मास कैंपेन है, उसका जो सबसे बड़ा असर मैं महसूस कर रहा हूं, खासतौर में नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स को मैंने महसूस किया कि वहां पर लोगों को समझ में एक चीज आ रही है कि चुनाव के मुद्दे क्या होना चाहिए। वाई आई वोट फॉर यू, मैं आपको क्यों वोट दूं। और इसका इम्पैक्ट जो यंग पीढ़ी है, कम से कम 35 साल तक के, जिसके अंदर बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार हैं, बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो एजुकेशन नहीं पा रहे हैं, उन लोगों पे इसका असर हो रहा है। यदि कांग्रेस की पूरी टीम इस पेस को, जो 5 न्याय की बात हो रही है, उसको प्रॉपरली लेकर चले, तो मुझे नहीं लगता है कि एक जो नया मतदाता है, जो लोकतंत्र से हताश है, वो इनसे प्रभावित नहीं होगा।
दुर्भाग्य यह है कि हम लोगों को नोएडा और गाजियाबाद के वो गगनचुंबी इमारतें दिखती है मल्टी स्टोरी, जिसके अंदर 22 तारीख को नारंगी झंडे लटक गए थे, वो 26 जनवरी को इस बार वहां झंडा बंधन भी नहीं हुआ। ये जो मध्य वर्ग है, जो तेजी से उभरता मध्य वर्ग है, जो आत्ममुग्ध है, जिसको अपने परिवेश से मतलब नहीं है, ये वो लोग हैं जो अपनी गली में एक लावारिस कुत्ते को खाना खाने के लिए झगड़ा करने को तैयार हैं। ये लोग देश के बारे में नहीं सोच रहे। और जो लोग पिट चुके इन द सेंस, जो लोग बेरोजगार हो गए, जिनकी नौकरियां चली गई हैं, जिनको जीएसटी के कारण जिनकी सैलरीज कम हो गई है, उनको अब ये धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि जब तक 5 न्याय की जो बात है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, महिलाओं के लिए न्याय, ये सब पे एक साथ काम नहीं होगा, क्योंकि जो विकास है ये एकीकृत एक है, यूनिफाइड एकीकृत है। यानी हम लोग इस समय जिस अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, वो अर्थव्यवस्था औसत की है कि राजीव जी की आय 100 रुपए है और पंकज चतुर्वेदी की 1 लाख रुपए, उसका एवरेज निकाल के बोल दिया देश इतना समृद्ध है। राहुल गांधी की जो न्याय की बात आ रही है, उसके अंदर सबसे बड़ा बात ये हो रही है कि उद्योग बढ़े, लेकिन असमानता की खाई कम से कम हो। और ये विशेष रूप से गरीब लोगों को जो समझ में आ रहा है, मैं आपको मध्य प्रदेश में बताऊं, अभी जो घोटाले सामने निकल के आ रहे हैं कि वहां पे घर बांटने का बड़ा हल्ला हुआ, अब सामने आ रहा है कि एक घर में 3 लोगों को दे दिया गया, पति को भी दे दिया, पत्नी को भी दे दिया गया। ऐसे हजारों घोटाले वहां सामने आ रहे हैं, और वो घोटाले इसलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश को मामा खाली करके चला गया। उन्होंने तेरी 5,000 सैलरी तो इसको 15 दे देता हूं, तेरी 25 है तेरा 75 कर देता हूं, तेरी लाडली बहना को इतना देता हूं, लेकिन पैसा नहीं है। जो राहुल जी कह रहे थे कि पैसा ही नहीं है हमारी अर्थव्यवस्था को लेके, तो ये जो अंत होगा इसका, उसका जो सवाल है वो ये कि मेरी देश की आय इतनी है और समान कैसे बटे, 5 वर्गों के साथ में न्याय हो। लेकिन मुझे बहुत डर रहता है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की ओर से कि वो मैसेज को प्रॉपर नीचे तक नहीं ले जा पा रहे हैं। कांग्रेस बहुत नेताओं की पार्टी बन गई है, कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं बन पा रही है, और इसीलिए जो उनका कोर वोटर है वो कई बार निराश होता है कि यार हम तो आपको वोट देना चाहते हैं, आपको लेना क्यों नहीं आता है। आपकी आखिर वोट देने के लिए अगर जनता तैयार है तो लेने के लिए, एक हाथ से देने के लिए तैयार है तो 2 हाथ से लेने के लिए भी आप तैयार रहिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। वो उस चीज़ को कैसे दूर करे कांग्रेस पार्टी, ये देखना होगा। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो पार्ट 2 भारत जोड़ो यात्रा का है, ये दोनों बहुत ही इम्पैक्टफुल है और इसका असर साफ साफ दिखाई दे रहा है। पार्ट 1 में भी हम लोग थे और पार्ट 2 की शुरुआत से लेकर काफ़ी असम तक तो हमारी टीम और मैं खुद भी था, तो बहुत नज़दीक से हमने देखा है और उसको महसूस किया है। जो आप बात कह रहे हैं पंकज जी, बिल्कुल सही। नॉर्थ ईस्ट में लोगों ने राहुल गांधी को हाथों हाथ लिया है। राहुल गांधी जैसे जैसे आगे, और उड़ीसा की जो बात आप भी बता रहे थे और वहाँ से जो खबरें आ रही हैं वहाँ भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये उम्मीद नहीं थी कि उड़ीसा जैसी जगह जहाँ पर कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता और नेता थे जो बीजेपी में शामिल हो गए या बीजेडी में चले गए, उसके बाद भी राहुल गांधी को इतना अच्छा समर्थन मिलेगा, वो अब उसको वहाँ की के जो लीडरशिप है कांग्रेस की, वो कैसे आगे बढ़ाती है ये देखना होगा। समय कम है कांग्रेस के लिए, लेकिन काम बहुत ज़्यादा करना है। दूसरी तरफ मोदी जी के पास सब कुछ है, देश है, सरकार है, सब कुछ है, और जहाँ सरकार नहीं है वहाँ सरकार किसी भी तरह लेने के लिए मोदी जी तैयार बैठे हुए हैं, कुछ नेताओं को तोड़ के, कहीं सरकार को पलट के। सब कुछ आप लोग देखते ही रहे हैं। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पंकज चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत